हेलो राहुल। हेलो। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज कल के इनॉग्रेल सेशन के बाद आज का जो पहला सेशन है वो प्रोफेसर रीना दादीच मैम, रिसर्च डायरेक्टरेट जो है, डायरेक्टर रिसर्च जो है डायरेक्टरेट ऑफ रिसर्च में, वही लेंगे। तो मैम आपने ज्वाइन कर लिया है? यस, ज्वाइन कर लिया है। यस सर। गुड मॉर्निंग मैम। ज्वाइन कर लिया है। गुड मॉर्निंग। I welcome you over here on behalf of research section, and today Professor Reena Dadich ma'am will share with us in research guidelines of University of Kota. प्रोफेसर रीना दादीच जो कि अभी जिनके पास में रिसर्च डायरेक्टर के अलावा डीन फैकल्टी ऑफ साइंस का भी पदभार है, डिपार्टमेंट ऑफ कंप्यूटर साइंस एंड इंफॉर्मेटिक्स में प्रोफेसर है। मैम को 23 साल से ज्यादा का टीचिंग अनुभव एवं 14 साल से ज्यादा का रिसर्च अनुभव है। उनके एरियाज ऑफ रिसर्च हैं वायरलेस एडहॉक नेटवर्क, वायरलेस सेंसर नेटवर्क, सॉफ्टवेयर टेस्टिंग एक्सेट्रा। उन्होंने श्रीलंका कोलंबो में यूनिवर्सिटी ऑफ मोराटुआ विजिट कर रखा है रिसर्च असाइनमेंट पे। वो कई एडवाइजरी एडिटोरियल बोर्ड में मेंबर हैं, रिव्यूअर हैं, कई टेक्निकल कमेटी में मेंबर हैं जो कि इंटरनेशनल और नेशनल जर्नल्स और कॉन्फ्रेंसेस की हैं। 65 से ज्यादा उनके रिसर्च पब्लिकेशंस हैं, इंटरनेशनल और नेशनल स्कोपस और एससीआई जो कि इंडेक्स है, वो सभी जनरल और नेशनल रेप्यूट के जर्नल्स हैं। अभी तक मैम 10 कैंडिडेट्स को पीएचडी करवा चुकी हैं और मैम 3 बुक्स लिख चुकी हैं जो कि और उसके अलावा 4 एडिटेड बुक्स की भी मैम ऑथर है। बहुत सी यूनिवर्सिटीज से मैम को एक्सपर्ट मेंबर ऑफ रिसर्च कमेटी का ऑनर भी प्राप्त है। मैम ने कई कॉन्फ्रेंसेस, वर्कशॉप, टेक्निकल सेशंस के अंदर एज अ कीनोट स्पीकर, एज अ गेस्ट लेक्चरर इनवाइटेड टॉक्स दिए हैं, चेयर किया है। प्रोफेसर रीना दादीच मैम का एकेडमिक एसोसिएशन कई रेप्यूटेड यूनिवर्सिटीज से है, जैसे कि यूनिवर्सिटी ऑफ राजस्थान, सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ राजस्थान, वर्धमान महावीर ओपन यूनिवर्सिटी कोटा, बनस्थली यूनिवर्सिटी बनस्थली, राजस्थान टेक्निकल यूनिवर्सिटी कोटा, IIS यूनिवर्सिटी जयपुर, बाला साहेब भीमराव अंबेडकर यूनिवर्सिटी लखनऊ, एंड अदर स्टेट एंड सेंट्रल गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट्स लाइक UGC एंड AICT। मैम का बहुत वास्ट एक्सपीरियंस है और आप सभी को मैम आज यूनिवर्सिटी की जो रिसर्च गाइडलाइंस हैं उसके बारे में बताएंगी। तो मैं मैम का स्वागत करता हूं एवं ज्यादा समय नहीं लेते हुए मैम से रिक्वेस्ट करूंगा कि वे अपना लेक्चर स्टार्ट करें। थैंक यू डॉक्टर आशीष आसुपा जी। थैंक यू मैम। सभी को गुड मॉर्निंग। ऑल रिसर्च स्कॉलर्स। गुड मॉर्निंग। क्या है, मैं देख रही हूँ 16 ही संख्या हुई है हमारी, जबकि हम 311 हैं।
Very good morning, ma'am. वेरी गुड मॉर्निंग मैम। आप सबसे ये भी रिक्वेस्ट है Morning, कि ma'am. प्लीज अपना कैमरा ऑन रखें। गुड मॉर्निंग मैडम। Good morning. Good morning, ma'am. गुड मॉर्निंग मैम। बहुत 50% भी ज्वाइन नहीं किए हैं गुड मॉर्निंग कैंडिडेट, मैडम। 50% भी Good नहीं morning, हुए madam. हैं अभी तक। Good morning, Good ma'am. morning, ma'am. गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग सभी Good को। गुड morning, मॉर्निंग। ma'am. गुड मॉर्निंग मैम। Good सुप्रभात morning, मैडम। ma'am. Good morning, ma'am. Good morning, ma'am. गुड मॉर्निंग मैडम। गुड मॉर्निंग मैम। Good morning, ma'am. Good morning. गुड Good मॉर्निंग। morning, ma'am. गुड मॉर्निंग। ज्वाइन कर रहे हैं अभी, बट अभी भी 50% भी संख्या morning, नहीं ma'am. हुई है। गुड मॉर्निंग मैम। रिसर्च की हमारी गुड मॉर्निंग सभी को। रिसर्च की हमारी गाइडलाइंस की चर्चा आज हम करेंगे इस सत्र में। मैडम आपको नमस्कार। हाँ, सभी को गुड मॉर्निंग और नमस्कार। नमस्कार मैम। सुप्रभात मैडम। Good morning, ma'am. सुप्रभात मैडम। सुप्रभात। Good morning, madam. गुड मॉर्निंग। Good morning, ma'am. विपुल जी मैसेज उसमें ग्रुप में डलवाइए, सब ज्वाइन कर रहे हैं। जी मैम। सो दैट वी कैन स्टार्ट आवर सेशन। मैडम आप तो कर दीजिए, बाकी अटेंडेंस फिर एब्सेंट लगेगी इनकी। स्टार्ट करें? अभी 50% भी संख्या नहीं दिखाई दे रही है मुझे। तो इनको पता है 75% अटेंडेंस मैंडेटरी है, अगर नहीं करेंगे तो फिर पीएचडी नहीं कर पाएंगे। बिल्कुल सही बात है, एंड इट विल बी स्ट्रिक्टली फॉलोड बाय द डिपार्टमेंट। इसको आप थोड़ा सा सीरियसली लीजिए, बार बार कहने की जरूरत नहीं है। कोई ये तो सही है ना? सही है। अपना माइक Yes, को ma'am. म्यूट करके रखें आप। अच्छा, तो रिसर्च गाइडलाइंस जानना हमारे लिए जरूरी है, ऐसा समझते हैं आप लोग? Yes, ma'am. Yes, क्या ma'am. Yes, ma'am. रिसर्च गाइडलाइंस जानना बहुत जरूरी है। जयराम जी प्लीज माइक को म्यूट कीजिए। आई एम शेयरिंग द पीपीटी। आपको सभी को दिखाई दे ऐसा बताइएगा मुझे। सभी को दिखाई दे रहा है? दिख रहा है, दिख रहा है। Yes, ma'am. Yes, ma'am. दिखाई दे रहा है। ठीक है। यस मैम। ठीक दिखाई दे रहा है मुझे नहीं दिखाई दे रही पीटी। ठीक है। ऐसा। जो यूनिवर्सिटी ऑफ कोटा की
पीएचडी रिसर्च की गाइडलाइंस हैं, उनको हम वन बाय वन आज यहाँ पर डिस्कस करेंगे। तो पहला स्टेप क्या है कि देयर शुड बी अ वैकेंसी इन द सब्जेक्ट टू अप्लाई फॉर द पीएचडी प्रोग्राम। ओके, किसी भी सब्जेक्ट में पीएचडी प्रोग्राम में एडमिशन लेने के लिए पहली बात क्या होनी चाहिए कि वहां पर सीट वेकेंट होनी चाहिए। वो तो रिसर्च सेक्शन के लिए है, वेकेंट सीट होंगी तब उसके लिए एडवर्टाइजमेंट पब्लिश होगा। फिर एडवर्टाइजमेंट पब्लिश होता है तो जो कैंडिडेट्स हैं, एस्पायरिंग कैंडिडेट्स हैं, वो एलिजिबिलिटी अपनी देखेंगे कि मैं इसमें अप्लाई करने के लिए एलिजिबल हूं या नहीं। तो कैंडिडेट की एलिजिबिलिटी क्या कहती है कि जो कंसर्न सब्जेक्ट है, लाइक इंग्लिश में पीएचडी करनी है तो एमए इंग्लिश मास्टर्स डिग्री होनी चाहिए उस सब्जेक्ट में, और 55% मार्क्स होने चाहिए, डिग्री कंप्लीट होनी चाहिए। द डिग्री शुड बी कंप्लीट एट द टाइम ऑफ फिलिंग एप्लीकेशन फॉर्म फॉर द पीएचडी प्रोग्राम। और जैसी गवर्नमेंट की रिजर्वेशन पॉलिसी है उसके अकॉर्डिंग रिलैक्सेशन 5% का यूनिवर्सिटी भी इम्प्लीमेंट करती है। ठीक है मैडम, दिखाई नहीं दे रहा मैडम। दिखाई नहीं दे रही है स्लाइड्स? हाँ मैडम। नहीं, वो आपकी प्रॉब्लम है मैडम, दिख रहा है। अच्छा, स्लाइड शो हो रही है मैडम, स्लाइड शो। हाँ, स्लाइड शो हो रही है। हाँ, हो सकता है आपका नेटवर्क थोड़ा वीक हो, तो थोड़ा सही जगह पे बैठिए आप, है ना, जहाँ अच्छा नेटवर्क आता है। इसको मैडम स्लाइड शो पे कर लीजिए एक बार, तो बड़ा हो जाएगा थोड़ा। नाउ इज इट विजिबल? वो उसपे आपके आप जो कैंडिडेट्स हैं उनके भी ऑप्शन आ रहा होगा, वो भी लार्ज स्क्रीन पे कर सकते हैं। नहीं, मैंने उसको स्लाइड शो मोड में किया है, अभी थोड़ा बड़ा दिखाई दे रहा होगा। दिख रहा है मैडम, दिख रहा है। दिख रहा है, ठीक है ठीक है। क्योंकि क्या है, ये फ्लो चार्ट है ना, तो एक ही स्क्रीन में कोशिश किया है इसको लेने की, थोड़ा छोटा हो गया फॉन्ट साइज। तो ये स्टेप हुआ कि जैसे ही एडवर्टाइजमेंट हुआ वेकेंट सीट्स के ऊपर, कैंडिडेट्स उस पर अप्लाई करेंगे, अपनी एलिजिबिलिटी चेक करेंगे। एलिजिबिलिटी में क्या है, दो चीजें हैं, एक तो उस सब्जेक्ट में मास्टर्स डिग्री की हुई हो, ग्रेजुएशन 3 साल के ग्रेजुएशन के बाद 2 साल की मास्टर्स डिग्री की हुई हो, और उसमें 55% मार्क्स उसके आए हैं, तो वो एलिजिबल है फॉर्म भरने के लिए। और यहाँ मैं आपको ये बिल्कुल बताना चाहूंगी कि डिग्री मस्ट बी कंप्लीट। मास्टर डिग्री जो है, क्वालिफिकेशन एग्जाम जो है वो पूरा होना चाहिए, रिजल्ट के साथ में मार्कशीट आ गई हो आपकी, पास है आप 55% के साथ में, तभी आप पीएचडी का एप्लीकेशन फॉर्म भर सकते हैं। ऐसे अगर कोई बिना उसके भी भर देता है, जिसका पीजी का रिजल्ट नहीं आया है और फाइनल सेमेस्टर में है, फाइनल ईयर में है, तो ऐसे कैंडिडेट्स एलिजिबल नहीं होंगे, वो कहीं भी स्क्रूटनी के टाइम पर बाहर हो जाएंगे, प्रोसेस से आउट हो जाएंगे। ठीक है। सेकंड एलिजिबिलिटी क्या हो सकती है कि जिसने 4 ईयर अंडर ग्रेजुएट प्रोग्राम किया हो, उसके बाद 2 सेमेस्टर यानी कि 1 ईयर का एक मास्टर्स डिग्री प्रोग्राम विद रिसर्च, जो कि हमारी नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 के तहत है, अगर ये भी किया है किसी ने और उसमें 75% मार्क्स उसके आए हैं और इक्विवेलेंट 7.5 सीजीपीए अगर उसने अचीव की है, तो such candidates are also eligible to apply for the PhD program. अब आपने एप्लीकेशन डाल दी, एप्लीकेशन डालने के बाद में आपका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया देख करके, आपका फॉर्म चेक होकर के आपको एंट्रेंस में बिठाया जाएगा। सब्जेक्ट वाइज एंट्रेंस टेस्ट कंडक्ट होता है, उसमें 2 पेपर आते हैं आपके एक 50% का रिसर्च मेथोडोलॉजी का होगा और 50% का सब्जेक्ट का होगा। सभी सब्जेक्ट के सिलेबस और रिसर्च मेथोडोलॉजी का सिलेबस वेबसाइट, यूनिवर्सिटी वेबसाइट पर आप देखते हैं, वहीं से आपने देखा भी था जब आपने एंट्रेंस दिया। एंट्रेंस में आपको 50% मार्क्स अचीव करना कंपलसरी है। 5% रिलैक्सेशन रिजर्वेशन पॉलिसी के तहत यहाँ पर भी दिया जाता है। इसमें से 70% मार्क्स जिसके रिटर्न में आए हैं वो
70% रिटर्न के उसमें काउंट होते हैं और 30% इंटरव्यू के लिए रहते हैं। तो जब एंट्रेंस हो गया, अच्छा सेकंड थिंग, एंट्रेंस से एग्जेम्प्टेड कौन कौन है? इंटरनेशनल लेवल के कैंडिडेट्स सन 2023-24 सेशन 2023-24 से ही कोटा विश्वविद्यालय ने इंटरनेशनल रिसर्च प्रोग्राम भी स्टार्ट किया है, जिसके तहत भारत के बाहर के देशों के विद्यार्थी भी पीएचडी के लिए अप्लाई कर सकते हैं। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया उनका भी सेम ही है, सिर्फ यूजीसी के नियम के तहत वो टेस्ट से एग्जेम्प्टेड हैं। फिर एंट्रेंस में जो पास हो गए वो इंटरव्यू के लिए उन्हें कॉल किया जाता है। इंटरव्यू के लिए कॉल करने का मतलब नहीं है कि आपको पीएचडी में एडमिशन मिल गया है, आप लोग सब ये एक्सपीरियंस ले चुके हैं। इंटरव्यू के टाइम में सब्जेक्ट एक्सपर्ट्स बैठते हैं और आपका किस सब्जेक्ट में क्या एक्सपर्टाइज है उसके अकॉर्डिंग इंटरव्यू कंडक्ट करते हैं और इंटरव्यू के समय पर ही आपका फाइनल सिलेक्शन होता है अलोकेशन ऑफ सुपरवाइजर्स के साथ। आपकी चॉइस पूछी जाती है, हमारे पास में सूचना अवेलेबल होती है कि कौन से सुपरवाइजर, किस सब्जेक्ट के सुपरवाइजर के पास में कितनी सीट्स वेकेंट है, अकॉर्डिंगली सुपरवाइजर्स का एलोकेशन होता है। अब आप जैसे ही एलोकेशन ऑफ सुपरवाइजर स्टेप कंप्लीट होता है, आपको अपने अपने रिसर्च सेंटर में एडमिशन की प्रक्रिया पूरी करनी होती है, जैसा कि आपने मंथ ऑफ दिसंबर में कंप्लीट की थी। ठीक है, उसके बाद में कोर्स वर्क स्टार्ट हो जाता है। जैसे ही द डे ऑन विच यू हैव टेकन योर एडमिशन, डिपॉजिटेड द फी at your research center, your coursework has been started. वहीं उसी दिन से कोर्स वर्क शुरू हो गया। कोर्स वर्क शुरू हो गया दैट मीन्स आपका अपने सुपरवाइजर से मिलना, बैठना, रिव्यू ऑफ लिटरेचर करना, सब्जेक्ट के ऊपर पढ़ना, प्रेजेंटेशन अगर वहां पर आपसे लिया जाता है, कोई सेमिनार लेने को बोला जाता है, वो सारा काम आप शुरू कर देते हैं। कोर्स वर्क का ही पार्ट है कि एक हमारा एक प्रिस्क्राइब्ड सिलेबस है जिसके बारे में कल हमने चर्चा की थी। उसमें हम बहुत सी 5 यूनिट में बहुत से टॉपिक्स को स्टडी करते हैं। उसको कवर कराने के लिए विश्वविद्यालय का रिसर्च सेक्शन अलग से क्लासेस ऑर्गेनाइज करता है, जो कि कल हमारी शुरू हो गई। ठीक है, वो कोर्स वर्क का पार्ट है। ये जो कोर्स वर्क है जब खत्म हो जाएगा, ये 1 सेमेस्टर तक चलेगा पूरा। ये क्लासेस चलेंगी 1 मंथ तक, लेकिन कोर्स वर्क पूरा 1 सेमेस्टर तक चलेगा। जब कोर्स वर्क 1 सेमेस्टर कंप्लीट होता है, द मैक्सिमम ड्यूरेशन इज द 6 मंथ्स फॉर द कोर्स वर्क, और जो भी सेमेस्टर सत्र के अनुसार चल रहा है वो 5 साढ़े 5 महीने का भी हो सकता है। ठीक है, उसके बाद इसका एग्जाम होगा। एग्जाम आपका पूरा 100 नंबर का होता है, उसमें से 40% आप देख सकते हैं यहाँ पर इंटरनल इवैल्यूएशन है का वेटेज है। इसमें जो आपका सुपरवाइजर है, जो रिसर्च सेंटर है, वहां पर आपने लिटरेचर रिव्यू करके क्या रिपोर्ट सबमिट की है, प्रेजेंटेशन किस तरह से दिया है, सेमिनार किस तरह से दिए हैं, उसकी बेसिस पर आपका सुपरवाइजर 40% मार्क्स देगा। और जो यूनिवर्सिटी एग्जाम कंडक्ट कराएगी वो एंटम इवैल्यूएशन के नाम से जाना जाता है। उसका कंट्रीब्यूशन कितना है? 100 में से 60% है। ये 60% का जो पेपर आएगा वो सब्जेक्टिव होगा। सब्जेक्टिव होने के साथ ही पूरा पेपर में यूनिट 1, यूनिट 2, यूनिट 3, 4, 5 मिलाकर के टोटल 10 क्वेश्चंस आएंगे। हर एक यूनिट में इंटरनल चॉइस आपको मिलेगी, यानी कि 2 प्रश्न होंगे, दोनों में से एक करना होता है। ठीक है, अब आपका कोर्स वर्क में भी एग्जाम्पशन किन्हें मिलता है? जिन्होंने पीएचडी और एमफिल यूजीसी के 2009 के नियमों के अनुसार कर रखी है। ठीक है, फिर कोर्स वर्क कंप्लीट होने के बाद में आप अपने गाइड के साथ, सुपरवाइजर के साथ में मिलकर के सिनॉप्सिस प्रिपेयर करते हैं
और 2 या 3 महीने में आपको सिनॉप्सिस सबमिट करनी होती है, नॉट मोर देन दैट। सिनॉप्सिस सबमिट होगी। सिनॉप्सिस किसके सामने रखी जाती है? एसआरसी डीआरसी के सामने आपको प्रेजेंट करनी होती है सिनॉप्सिस, ठीक है। वो सिनॉप्सिस जब प्रेजेंट होती है उसमें एक्सटर्नल सब्जेक्ट एक्सपर्ट्स बैठते हैं, वो देखते हैं, और सिनॉप्सिस जब डीआरसी डिपार्टमेंटल रिसर्च कमेटी और एसआरसी सब्जेक्ट रिसर्च कमेटी ये तय करती है कि सिनॉप्सिस रिजेक्ट की जाए, अप्रूव की जाए या फिर उसमें रिवीजन किया जाए, ठीक है। अगर उसमें कोई माइनर रिविजन्स हैं तो वो फिर अप्रूवल के लिए चली जाती है, और अगर मेजर रिविजन्स हैं तो वापस से वो एसआरसी डीआरसी के पास जाएगी, और फिर भी अगर रिजेक्ट होती है तो फिर वो रिजेक्ट मानी जाएगी, ठीक है। देन अप्रूवल होने के बाद में आपको प्रोविजनल रजिस्ट्रेशन हो जाता है, उसका एक लेटर इशू किया जाएगा रिसर्च सेक्शन से कि आपका प्रोविजनल रजिस्ट्रेशन हो गया है, ठीक है। उसके प्रोविजनल रजिस्ट्रेशन में आपको सूचित किया जाएगा कि आपका एनरोलमेंट प्रोसेस चल रहा है यूनिवर्सिटी में। एनरोलमेंट कंप्लीट होने के बाद आपका फाइनल रजिस्ट्रेशन लेटर जारी होगा, आप रिसीव करेंगे परमानेंट रजिस्ट्रेशन लेटर, और फिर अपना बिल्कुल इस बीच में पीएचडी का काम आप करते रहेंगे। तो जो ड्यूरेशन है पीएचडी का उसकी बात आती है। पीएचडी का वर्क का जो ड्यूरेशन है वो आपका मिनिमम 3 इयर्स है और मैक्सिमम 6 इयर्स है। अब मैक्सिमम 6 इयर्स का मतलब ये नहीं है कि हम 6 साल के लिए बैठे रहें और काम नहीं करें, ठीक है। 3 साल के लिए भी ऐसा नहीं है कि तीसरे साल में हम काम शुरू करेंगे, ठीक है। तो हम ये मान के चलें कि हमारे पास 3 ही साल हैं और उस गति से अपने रिसर्च के काम को आगे करते रहें और बढ़ाते रहें। जितने साल आप काम को आगे बढ़ाएंगे उतनी फी आपको सबमिट करनी पड़ेगी, और उतना पीछे चले जाएंगे। मान लीजिए 3 साल में आपने नहीं किया और तीसरे साल में कोई वैकेंसी निकल गई, पीएचडी की रिक्वायरमेंट थी, आप तो उस जो वैकेंसी थी उसमें आप अप्लाई ही नहीं कर सकते बिकॉज यू आर नॉट एलिजिबल। तो इसलिए कल भी सभी जितने भी एक्सपर्ट्स ने यहाँ पर डिस्कशन किया, सबने यही कहा कि आप टाइम का बहुत ध्यान रखें इसके अंदर। अदरवाइज जिस पर्पस से हम पीएचडी की डिग्री लेना चाह रहे हैं वो पर्पस हमारा सॉल्व नहीं होगा। तो टाइम से हम कंप्लीट करें। अब एक और इम्पोर्टेंट बात यहाँ पर जो ध्यान में देने की है कि जब आप 3 साल का मान लीजिए मिनिमम ड्यूरेशन हम लेकर के चल रहे हैं, तो उसमें हर 6 मंथ्स में हाफ ईयरली प्रोग्रेस रिपोर्ट आपको डिपार्टमेंट रिसर्च सेंटर में प्रेजेंटेशन देना है, एंड यू हैव टू सबमिट through your supervisor and head of the department to the research section. ये कंपलसरी है। इसकी एब्सेंस में आपको आपकी जो वर्क है वो कंप्लीट नहीं माना जाएगा। इसका आप ध्यान रखिए। अभी जो कोर्स वर्क की भी है 6 मंथ्स का, जो ये 1 सेमेस्टर का कोर्स वर्क है, इसकी भी आपको सेमेस्टर वाइज रिपोर्ट सबमिट करनी है। अच्छा, जो ड्यूरेशन है पीएचडी का, अभी यूजीसी के जो 2022 के रेगुलेशन आए हैं उसमें काफी रिलैक्सेशन दिया गया है ड्यूरेशन में। मेल कैंडिडेट्स को री रजिस्ट्रेशन प्रोसेस आफ्टर 6 इयर्स, दैट मींस एक्सटेंशन ऑफ 2 इयर्स मेल्स के लिए दिया गया है। स्टेप वाइज रजिस्ट्रेशन होगा, ईयर वाइज रजिस्ट्रेशन होगा, ठीक है। एंड 4 इयर्स फॉर फीमेल एंड डिसेबल्ड कैंडिडेट्स, ये एक्सटेंशन का प्रोविजन यूजीसी ने रखा है। द सेम वी हैव अडॉप्टेड इन द यूनिवर्सिटी ऑफ कोटा। ओके, जब आपकी पीएचडी का काम जो भी सिनॉप्सिस में आपने ऑब्जेक्टिव्स लेकर के चले थे, जो भी आपने ड्यूरेशन उसमें लेकर के चला था, अगर वो कंप्लीट हो जाता है तो आप थीसिस कंप्लीट हो गई है आपकी, तो आप उसमें सबमिशन के लिए अब तैयार हैं कि हमारी थीसिस रेडी है। तो
आप थीसिस सबमिट करेंगे, थीसिस सबमिट करेंगे, आपका सुपरवाइजर पैनल सबमिट करता है और आप अपनी थीसिस की समरी सबमिट करते हैं साथ में, ठीक है। वो थीसिस इवैल्यूएशन के लिए 2 एक्सटर्नल्स के पास जाती है और एक आपका खुद का सुपरवाइजर है, इंटरनल एग्जामिनर की तरह ट्रीट किया जाता है उन्हें। वो होती है, इवैल्यूएशन होता है, इवैल्यूएशन के बाद वाइवा होता है, वाइवा में भी एक एक्सटर्नल एग्जामिनर होगा और एक आपका सुपरवाइजर एज ए इंटरनल एग्जामिनर होगा। सक्सेसफुल इवैल्यूएशन और वाइवा के बाद में आपको पीएचडी डिग्री अवार्ड हो जाती है। इसमें कहीं किसी को कोई कंफ्यूजन है देन आप डिस्कस कर सकते हैं। मैम ये इवेल्युएशन का इसमें क्या होता है? क्या चीज? इवेल्युएशन में क्या होता है? इवैल्यूएशन में तो एग्जामिन होती है पूरी थीसिस आपकी। मतलब क्या, मतलब रिटर्न कुछ एग्जाम होता है या वो कुछ और दूसरा? नहीं, थीसिस आप सबमिट करते हैं, उसी को एग्जामिन करते हैं। अच्छा, शुक्रिया। मैम वन मोर क्वेश्चन, जो डीआरसी आपने बोला ना, तो डीआरसी कब बैठती है? लाइक हम लोग को सिनॉप्सिस पहले बनाना है फिर डीआरसी बैठती है कमिटी? सिनॉप्सिस सबमिशन के बाद वो लोग डिसाइड करते हैं हमारा टॉपिक, इज इट सो? सिनॉप्सिस तो आप बनाएंगे ना आपके सुपरवाइजर के साथ में, तो फिर वो हमारे टॉपिक को वो इवैल्यूएट करेंगे सिनॉप्सिस को। द डीआरसी एक्सपर्ट्स एंड एसआरसी एक्सपर्ट्स विल इवैल्यूएट योर सिनॉप्सिस। वो हमारे टॉपिक को कैंसिल तो नहीं करते ना? मतलब वो हो जाता है ना? अच्छा, तीन स्टेट में जाएगा सिनॉप्सिस इवैल्यूएशन के बाद। जब एसआरसी बैठेगी, या तो रिजेक्ट हो जाती है, या अप्रूव हो जाती है, या फिर रिवीजन बता देते हैं। आफ्टर रिजेक्शन क्या होता है मैम? आफ्टर रिजेक्शन आपको फिर से प्रिपेयर करनी है, एक बार तो चांस दिया जाता है, ठीक है। और फिर भी अगर रिजेक्ट करते हैं, वापस एसआरसी बैठेगी उसमें फिर रिजेक्शन में, और फिर भी अगर नहीं होती है तो आप कैंसिल एडमिशन। फिर तो उसमें रिजेक्शन में कुछ मतलब टॉपिक्स के बारे में कुछ बताते हैं कि भी अब अगली बार इस तरह का टॉपिक लाना देंगे, एक्सपर्ट सजेशंस देंगे। सजेशन देंगे। मैम वन मोर क्वेश्चन, मैम जैसे ही हमारा कोर्स वर्क खत्म हो जाएगा उसके बाद हमारा टॉपिक हम सुपरवाइजर के साथ फाइनल कर लेते हैं जैसे ही कोर्स वर्क खत्म होता है? ठीक है मैम। Within 2 to 3 months you will have to submit the synopsis after completion of coursework. थैंक यू मैम। मैम एक सवाल ये था कि ये जो मिनिमम टाइम पीरियड है पीएचडी थीसिस सबमिशन का, ये 3 साल है। 3 साल में ये कोर्स वर्क का टाइम भी गिना जाएगा या ये अलग से है? इंक्लूड होगा। ओके मैम, थैंक यू। इसीलिए मैं ये सजेस्ट करूंगी कि आप अभी से अपनी सिनॉप्सिस पर वर्क करना शुरू कर दें। मैम तो ये 3 इयर्स पे मिनिमम वो डेट ऑफ एडमिशन से काउंट होंगे या डेट ऑफ रजिस्ट्रेशन से काउंट होंगे? आपके शुरू हो गए काउंट। ओके। और मैम जो डिग्री अवार्ड की डेट है वो वाइवा की डेट होगी या डिग्री मिलने की डेट होगी? डिग्री अवार्ड वाली डेट। आपकी आवाज बहुत ज्यादा कम आ रही है। मैम जो जय सर, आपकी आवाज नहीं आ रही है, बहुत डिस्टरबेंस आ रहा है। मैम कोर्स वर्क के बाद जो एग्जाम होगा वो एमसीक्यू बेस्ड होगा या थ्योरी बेस्ड होगा? अभी बताया सब्जेक्टिव होगा। ओके मैम। मैम आप जैसे बोल रहे हैं कि अपने सिनॉप्सिस पे वर्कआउट करना शुरू कर दो, बट अभी तो टॉपिक ही फाइनल नहीं हुआ। फिर टॉपिक फाइनल करने के लिए तो वर्किंग करनी पड़ती है ना आपको। टॉपिक थोड़ी ना ऐसे सबसे पहले फाइनल कर लेते हैं आप। हाँ नहीं, लाइक आई हैव 2-3 टॉपिक्स ना, तो आई डिस्कस्ड विद माय सुपरवाइजर, बट अभी फाइनल नहीं कर रहे हैं, है ना? दे आर वेटिंग फॉर द कोर्स वर्क। लेकिन आप लिटरेचर रिव्यू कीजिए। हाँ जी, एक्सप्लोर कीजिए एरिया को। मैम सिनॉप्सिस 1 या 2 दिन में तो बनने वाली नहीं है। हाँ मैम, इट विल टेक टाइम। मैम मैं पूछ रहा था जो डेट ऑफ डिग्री अवार्ड है वो वाइवा की डेट होगी या उसके बाद की डेट होगी? पहले आप सिनॉप्सिस सबमिट कीजिए। ओके मैम।
मैम आपने 40% वेटेज की बात कही है, तो ये हमारा जैसे कोर्स वर्क के एग्जाम के बाद में हमारा सेमिनार वगैरह होगा, उसके बाद उस पे डिसाइड है क्या? कोर्स वर्क को आप देखिए, ये जो 1 मंथ की क्लासेस लग रही हैं, दिस इज पार्ट ऑफ योर 6 months कोर्स वर्क, 1 सेमेस्टर कोर्स वर्क। डोंट गेट कंफ्यूज्ड। कोर्स वर्क आपका 15 दिसंबर से शुरू हो चुका है, 2 महीने बीत चुके हैं आज पूरे कोर्स वर्क शुरू हुए। कोर्स तो हमें मिला ही नहीं था। हाँ, क्लासेस तो हम लोगों की कल से स्टार्ट हुई है ना। अरे ये फॉर्मल क्लासेज है जो सिलेबस को कंप्लीट कराने के लिए हो रही हैं। अच्छा मैम जी, अच्छा। कोर्स वर्क आपका 15 दिसंबर से शुरू हो गया। आपके रिसर्च सेंटर पर जाना शुरू किया नहीं किया है आपने? आपकी सुपरवाइजर से डेली मुलाकात हो रही है नहीं हो रही है आपकी? जी मैम कर रहे हैं। नहीं हो रही है तो गलत है। मैडम हो रही है, लेकिन अपन ने जैसे, गुड मॉर्निंग मैडम। बोलिए मैडम, जो अपना जो पॉइंट वो ले रखा है अपन ने, जैसे मैं रूरल टूरिज्म में कर रहा हूँ, तो उसी में कोर्स वर्क करना है मैडम उनको? हाँ, उसी पे लिटरेचर रिव्यू करेंगे, उसी पर आप सेमिनार देंगे, ठीक है? तो मैडम, हाँ वो मैं तो प्रेजेंट तो रोज लग रही है मैडम, वो साइन भी कराया रजिस्टर पे मैडम मुझसे। हाँ, सारे सबके रजिस्टर पे साइन होने होंगे। देखिए, जितने कॉन्टेक्ट आवर्स आपके जरूरी हैं, नंबर ऑफ डेज आपके रिक्वायर्ड हैं, उसका सर्टिफिकेट सबमिट जब तक नहीं होगा, आपकी थीसिस सबमिट नहीं होगी। और आपकी हाफ ईयरली प्रोग्रेस रिपोर्ट में भी अटेंडेंस ली जाएगी। नहीं तो मैडम, मैं वो तो आपको साइन तो कल रोज से कर कह रहे हैं। रही हूँ, इसको आप गंभीरता से लीजिए। नहीं, साइन तो रोज कर रहे हैं मैडम, हम जा रहे हैं रोज और उनसे मिल भी रहे हैं। और कोर्स वर्क 6 महीने के अच्छी अंदर। बात है जो ऐसा कर रहे हैं। जी, तो 6 महीने में कंप्लीट करना है ना कोर्स वर्क तो पूरा? हाँ, ये उसके बाद एग्जाम डेट डिक्लेयर हो जाएगी। एग्जाम होते ही कोर्स वर्क का ड्यूरेशन खत्म हो जाएगा। ठीक है मैडम, थैंक यू मैडम, थैंक यू। मैम एथिक्स क्या होता है? कल मैम ने बताया था कि एनिमल्स में हम एथिक्स करते हैं, इस पे हम ना इंटरव्यू कर सकते ना ही ऑब्जर्व कर सकते। तो मैम एथिक्स क्या होता है, प्लीज एक्सप्लेन कर दीजिए। देखिए, अभी जो सेशन जिस बात पर चल रहा है, मैं आपकी क्वेरी का आंसर दे दूंगी, लेकिन मैं बाकी सबके लिए बोल रही हूँ कि जो सेशन जब चल रहा हो ना, आप उसी पर क्वेरीज करेंगे, ज्यादा सही रहेगा। आप कल के लेक्चर की क्वेरी आज कर रहे हैं। एथिक्स का मतलब यह है, एनिमल रिसर्च अगर करते हैं तो एनिमल्स के ऊपर कानून बहुत सारे आ चुके हैं रिसर्च करने के लिए। तो एथिक का मतलब है कि क्या सिद्धांत अप्लाई किए जाएं, ठीक है? मतलब वो सही है काम करना या नहीं है, इससे मतलब है। ओके मैडम, एक क्वेश्चन ये है, कोर्स वर्क में कितने पेपर होंगे? एक ही पेपर होगा? एक पेपर होगा। दूसरी ये बात कि वर्णनात्मक लिखने की तो आदत ही छूट गई मैडम। 10-15 साल तो नौकरी करते हो गए, गोले करके आगे बढ़ गए काले करने, तो ऐसा वर्णनात्मक नहीं ऑब्जेक्टिव नहीं आएगा क्या? ये तो निश्चित समय में तो लिखना ही बहुत कठिन है, 2 घंटे में आदत ही तो अब छूट आप गई। रिसर्च कैसे करेंगे? रिसर्च में तो लिखना पड़ेगा, चैप्टर्स भी लिखने पड़ेंगे, पेपर भी लिखने पड़ेंगे। हाँ खैर, लेकिन उसमें टाइमिंग बॉन्ड नहीं है ना कि 2 ही घंटे में करो, 1.5 घंटे में करो, इतने पन्ने भर हो। नहीं नहीं, लिखना पड़ेगा, आदत डाल लीजिए आप। अच्छा ठीक है जी, ठीक है प्रैक्टिस कर लीजिए कोर्स वर्क के दौरान ही, ठीक है जी। मैम, जैसे हम लोग हम में से कुछ लोगों ने, या मैंने जो है कि वहाँ पे रिसर्च सेंटर पे अभी तक मतलब जा नहीं पाई हूँ मैं। तो अभी मतलब वो अब अगर अब जाए तो अब काउंट हो सकती है क्या वो? आप क्यों नहीं गए अभी 2 महीने से? आपने एडमिशन लेने गए थे? हाँ मैम। तो उसके बाद क्यों नहीं गए? मैम, उस टाइम तक वो मेरे गाइड थोड़े फाइनल नहीं हो पाए थे, तो इस वजह से। आप जाएंगे तो गाइड से जान पहचान होगी आपकी। अच्छा, तो मैम अब जा सकते हैं ना? हाँ बिल्कुल जाना है, बिल्कुल जाना है, देर आए दुरुस्त आए, ठीक है? मैम, जैसे अभी क्लासें चल रही है, तो फिर क्लासों के बाद जाएं या फिर अभी से? क्लास के बाद ही जाओगे, पूरा 6 घंटे के सेशन चलते हैं, तो अभी तो कैसे जाओगे आप, है ना? हाँ। वो अटेंडेंस तो यहाँ काउंट हो ही रही है ना आपकी। अच्छा। ये जो 1 महीने का समय है, उसकी अटेंडेंस तो यहाँ काउंट हो रही है। बाकी अटेंडेंस आपको अपने गाइड के पास में काउंट करवानी है। ठीक।
ठीक है। हेलो मैम। हेलो मैम। हाँ बोलिए। हाँ मैम, कोर्स वर्क के बारे में कितना टाइम मिलेगा टॉपिक सेलेक्ट करने के लिए? ये आप और आपके सुपरवाइजर पर निर्भर करता है। ओके मैम, हमारे सुपरवाइजर बोल रहे थे कि एरिया डिसाइड कर लो कहाँ पर आपको रिसर्च करना है, तो वो भी टॉपिक भी ये सजेस्ट बातें कर। आप अपने सुपरवाइजर से कीजिए, है ना। ओके मैम, थैंक क्योंकि देखिए सुपरवाइजर का बहुत बड़ा रोल है आपकी रिसर्च में। यू। यस मैम। उसके जितना कांटेक्ट में आप रहेंगे उतना आपके लिए बेहतर होगा। ओके मैम। Hello, ma'am. I am Joshi from Bangladesh. I already got MPhil degree from Bangladesh University of Dhaka. Is it to I am exempted to the coursework or I continue the coursework, ma'am? You have to do the coursework. I already got MPhil degree. You have taken MPhil, then you are exempted. Exemption, but no one from the researcher cannot confirm me for exemption. I already emailed research department. But you are an international student, no? Yes, ma'am. Yes, ma'am. Then you have to do the coursework. Coursework. Oh, thank you. मैम ये जो आफ्टर कोर्स वर्क एग्जाम है उसका थोड़ा शेड्यूल वापस समझा दीजिए। क्या शेड्यूल मतलब कब होगा? कितने नंबर का है? क्या नहीं कैसा कितने क्वेश्चन आएंगे क्या हो, थोड़ा वापस बता दीजिए। 5 यूनिट है ना आपके सिलेबस में? हाँ। प्रत्येक यूनिट में 2 क्वेश्चन आएंगे, एक अटेम्प्ट करना है आपको। 12 नंबर का एक प्रश्न होगा, 60 नंबर का टोटल क्वेश्चन पेपर होगा। मैडम टाइमिंग कितने हार्स की रहेगी इसके एग्जाम की? और विपुल जी वर्ड क्राइटेरिया कितना रहेगा जो है? 300 शब्दों में एक प्रश्न का जवाब देना है आपको जी, और 3 हार्स का पेपर होगा। 60 नंबर का है तो 3 घंटे का नहीं होगा। 3 घंटे से तो कम ही होगा, 60 नंबर का ही है ना। अभी विपुल जी को पता है ड्यूरेशन, ठीक है मैडम। विपुल जी आप जुड़े हुए हैं? हाँ। हाँ, ये कितने घंटे का होगा पेपर 60 नंबर वाला? मैडम 2.5 घंटे का है। हाँ 2.5 घंटे, ठीक है। हेलो। और अगर कोई भी ज्यादा और पेपर जब बनाएंगे ना मैडम तो वो तो एक कमेटी बैठेगी, वो कमेटी करती है। अब पहले वाला पेपर जो है वो 2.5 घंटे का था। 40 नंबर का। गुड मॉर्निंग मैम। बोलिए। मैम जैसे हम क्लास तो अटेंड करेंगे इसे डेली, बट बस एक रिक्वेस्ट ये है कि जैसे जो हमारा ग्रुप बना हुआ है स्कॉलर्स का, इसमें सब इंक्लूडेड है, तो उसमें पीपीटी शेयर कर दी जाए, मतलब आफ्टर क्लास, सो दैट हम फ्यूचर रेफरेंस के लिए उसको रख लें। वैसे वो हम व्हाट्सएप, वो यूट्यूब चैनल बनाया है रिसर्च का, उसमें सारा का सारा डाउनलोड कर रहे हैं। वो लिंक हम आपको व्हाट्सएप ग्रुप पे भेज देंगे। ओके सर। गुड मॉर्निंग मैडम। हाँ गुड। मैडम जैसे मेरी 2 जीमेल थोड़ा जोर से बोलिए, आपकी आवाज नहीं आ रही है। मेरी 2 जीमेल आईडी बनी हुई है मैडम। हेलो। हाँ। तो जो ऑफिशियल जीमेल आईडी है ना आपकी, जिससे आप अभी कर रहे हो कोर्स वर्क, वो कोर्स वर्क हमारे को आप इन्फॉर्म करो कि इसी जीमेल आईडी से आप जुड़ोगे, ठीक है? वो हमारे को आप व्हाट्सएप कर दो कि ये है हमारी, ये है, उसी से जुड़ोगे आप, ठीक है? अगर आपका ये प्रश्न है, किसी का भी ये प्रश्न है कि फॉर्म में आपने दूसरा मेल आईडी डाला है और अभी आप दूसरे मेल आईडी से कर रहे हैं, तो आप जो चेंज कर रहे हैं वो अपना मेल एड्रेस हमारे को भेज दें। नहीं, वो मेल एड्रेस नहीं चलेगा विपुल जी। जो इनका नाम है ना फॉर्म के अंदर, उसी नाम का मेल आईडी चलेगा इनका। नहीं मैडम, वो तो क्या किसी ने ई मित्र के यहाँ करवाया, किसी ने किसी और के यहाँ करवाया, वो गलत है, तो वो नहीं कारण चलेगा है। ई मित्र वाला। और आप ये सोचिए कि मैंने मेरे बेटे के नाम अरे से मैडम वो नहीं चलेगा, पर जो अभी जिस कोर्स वो भी नहीं चलेगा। आपका जो नाम यहाँ पर ऑफिशियल लिखा हुआ है, आपको उसी नाम से आईडी बना करके और ज्वाइन करना है। खूब मैडम कैसे रहते हैं जिसमें, खूब कैसे रहते हैं मैडम जिसमें
फॉर्म भरा है ना, जो फॉर्म का जो ईमेल एड्रेस है वो बच्चे का ईमेल एड्रेस नहीं है। आपको फॉर्म में गलत दिया होगा। मैं तो नाम की बात कर रही हूँ, जो इनका नाम जो है भी ऑफिशियल, वो यहाँ रिफ्लेक्ट जो होना भी आपका चाहिए। जो भी आपका ऑफिशियल ईमेल एड्रेस है वो हमारे को सेंड कर दें। हाँ सर किस नंबर पे और भेजना है आप अब जब उसको? और जो भी मीटिंग प्लेटफॉर्म पे हैं वो सारे के सारे कैमरा ऑन रखेंगे आप। अगर आप अभी ऑफ कैमरा है, ऑन नहीं देखिए रखेंगे सबके, तो अटेंडेंस कुलदीप का नहीं ऑफ है, हंसराज तेली का ऑफ है, हेलो, सबकी ऑफ गुड है, मॉर्निंग इनकी मैम। सबकी एब्सेंट लग जाएगी। इन सब की हेलो। एब्सेंट लगेगी मैडम जो कैमरा। इसका मतलब ये है कि ये तो कर ही नहीं रहे, बस मोबाइल ऑन करके और बैठे हुए हैं हाँ कहीं। नहीं तो अगर ऐसी सिंसियरिटी नहीं है तो यू प्लीज डू नॉट डू रिसर्च, देयर इज नो मीनिंग। हेलो, जी बोलिए। गुड मॉर्निंग मैम। बोलिए। गुड मॉर्निंग मैम। सिनॉप्सिस हाँ गुड कब मॉर्निंग, तक बोलिए। सबमिट करवानी होगी? आपने कब ज्वाइन किया? सिनॉप्सिस जी मैम। कितने बजे ज्वाइन किया आपने? मैम आपने किया था रिवाइज, उस टाइम कुछ काम था इसलिए आई हैव टू गो। इसके ऊपर डिस्कशन हो चुका है दीप्ति, सिनॉप्सिस के ऊपर। कहाँ बैठी थी? चलिए हम आगे बढ़ते हैं, है ना? यस मैम। यस मैम। ये हमारा रिसर्च का पोर्टल है, यूनिवर्सिटी की वेबसाइट पर आप जाते हैं तो वहां पर ये ओपन करके, और जो भी गाइडलाइंस हम यहाँ डिस्कस कर रहे हैं या कुछ भी है वो आप पोर्टल पर जाकर के देख सकते हैं। ठीक है, ये हमने एलिजिबिलिटी डिस्कस की थी, एक बार मैं फिर से रिपीट कर रही हूँ कि 1 साल या 2 सेमेस्टर का किसी ने मास्टर्स डिग्री प्रोग्राम, 4 साल के या 8 सेमेस्टर के अंडर ग्रेजुएट प्रोग्राम विद रिसर्च के साथ किया हुआ है, वो भी एलिजिबल है। साथ ही 3 साल का बैचलर डिग्री प्रोग्राम के बाद अगर किसी ने 2 साल की मास्टर्स या 4 सेमेस्टर की मास्टर डिग्री करी है, वो भी एलिजिबल है, बशर्ते इसमें 2 साल की मास्टर डिग्री में 55% नंबर हो और जो 4 साल की अंडर ग्रेजुएट के बाद 1 साल की मास्टर डिग्री है उसमें 75% नंबर हो। ठीक है, और रिलैक्सेशन और रिजर्वेशन हमारा गवर्नमेंट पॉलिसी के तहत 5% का है SC ST EWS OBC PH कैंडिडेट्स के लिए। ठीक है, और इंटरनेशनल कैंडिडेट्स are the exempted from the PhD entrance test। ठीक है, एडमिशन प्रोसीजर की हमने बात की थी। पहले हमारा एंट्रेंस टेस्ट होता है जिसमें 50% सब्जेक्ट रिलेटेड क्वेश्चंस MCQ आए थे और 50% रिसर्च मेथोडोलॉजी क्वेश्चंस, वो भी MCQ थे। ठीक है, सिलेबस हमने वेबसाइट पर डाला था। एंट्रेंस टेस्ट 50% क्लियर करने के बाद में 50% सिक्योर अगर मार्क्स हो गए हैं किसी के, तो वो इंटरव्यू के लिए एलिजिबल है। इंटरव्यू होगा, उसमें 70% आपका रिटन टेस्ट के मार्क्स ऐड हुए थे और 30% इंटरव्यू के। इंटरव्यू में ही आपका सुपरवाइजर्स एलोकेशन हो जाता है। एलोकेशन ऑफ सुपरवाइजर के बाद में रिसर्च सेंटर अलॉट हो जाता है आपको। रिसर्च सेंटर में यहाँ एक बात कहना चाहूंगी कि यदि किसी कैंडिडेट को कोई ऐसा सुपरवाइजर अलॉट होता है जो कि हाल फिलहाल एट प्रेजेंट किसी ऐसे कॉलेज में है जहां उस सब्जेक्ट में पोस्ट ग्रेजुएशन डिपार्टमेंट नहीं है, अंडर ग्रेजुएट डिपार्टमेंट में है, यानी कि तब उस स्टूडेंट को ऐसे रिसर्च सेंटर पर जहां सेम सब्जेक्ट, उसी सब्जेक्ट का PG डिपार्टमेंट रन कर रहा है, वहां एडमिशन लेगा और वहां पर उसे एक को सुपरवाइजर अलॉट कर दिया जाएगा। ये ऑफिशियल फॉर्मेलिटी है, वो की जाती है। ठीक है, ये रिसर्च सेंटर में आपने जब एडमिशन ले लिया उसके बाद उसी दिन से आपका उस सेंटर पर कोर्स वर्क स्टार्ट हो जाता है। इज इट क्लियर? सभी को समझ में आ गई? ये स्थिति स्पष्ट है इस बात की? ओके मैम। यस मैम। ओके। अब आ गई वापस से बात। यस मैम। यस मैम। कोर्स वर्क का टोटल वेटेज 100 है। ठीक है, कोर्स वर्क का टोटल वेटेज कितना है? 100 है। ठीक है, वो 100 में से
60 और 40 डिवाइड कर दिया गया है। जो 60 है वो आपका ये जो अभी क्लासेस हो रही है ना सिलेबस की 5 यूनिट की, उसका एग्जाम होगा 60 मार्क्स का। और जो कोर्स वर्क आपका एडमिशन रिसर्च सेंटर पर लेने के बाद वहां शुरू हो गया था, वो 40 मार्क्स का वेटेज होगा। वो पेपर 1 कहलाएगा। उसमें आप क्या क्या करेंगे, रिसर्च सेंटर पर अपने सुपरवाइजर के साथ लिटरेचर सर्वे करेंगे, कोई टूल्स हैं, टेक्निक्स जो यूज करनी है आपको अपने रिसर्च में, सेमिनार देंगे, प्रेजेंटेशंस देंगे, ठीक है, ये सब चीज करेंगे। और जो पेपर 2 जिसकी क्लासेस अभी लग रही हैं आपकी 5 यूनिट की, वो रिसर्च मेथोडोलॉजी पर बेस्ड उसमें यूनिट्स हैं, कंप्यूटर एप्लीकेशन पर है, आपका राइटिंग स्किल्स पर है। वो एंड टर्म एग्जाम के नाम से हम यूनिवर्सिटी में कंडक्ट कराएंगे, जिसका मैंने अभी चर्चा की थी कि 5 यूनिट में दो प्रश्न होंगे, इंटरनल चॉइस होगी, एक प्रश्न का वेटेज 12 नंबर का होगा और 2.5 घंटे का ये पेपर होगा, ठीक है। अब देखिए कोर्स वर्क में अगर फर्स्ट अटेम्प्ट में फेल हो जाता है स्टूडेंट, तो उसको चांस मिलता है टू रीअपियर इन नेक्स्ट कोर्स वर्क एग्जाम। अगर वो सेकंड अटेम्प्ट में भी फेल हो जाता है, then the coursework and admission will be cancelled for such students. The attendance in the coursework classes is 75%. 75% for these coursework classes जो कि आपका सिलेबस कवर करने के लिए लग रही है, वो अलग 75% चाहिए हमें। और जो आपके रिसर्च सेंटर से आएगा अटेंडेंस सर्टिफिकेट, उसमें भी 75% होनी चाहिए, ठीक है। और पासिंग मार्क्स जो हैं इस कोर्स वर्क एग्जाम के, वो होंगे 55%, इंक्लूडिंग 40 + 60, ठीक है। एग्जाम्शन हमने डिस्कस कर ही लिया कि कौन एग्जाम्प्टेड होंगे, इससे क्लियर है। आगे चले हम। मैम मेरी क्वेरी थी। हाँ बोलिए मैम। ये जो 40 मार्क्स का डिस्ट्रीब्यूशन एक बार बताएंगे? ठीक है मैम। मैम ये जो 75% अटेंडेंस है वो वर्किंग डेज का काउंट होगा या पूरा 1 मंथ का काउंट होगा? जिस दिन आपके सेशन चलेंगे ना यहाँ पर ऑनलाइन, यस मैम, उसका तो काउंट होगा इन क्लासेस का। और उसके अलावा आपके सुपरवाइजर के पास में आप वर्किंग डेज में जब जा रहे हैं और कभी भी मिल रहे हैं, उसका काउंट होगा। जैसे मैडम एक मिनट, जैसे हम क्लास खत्म होने के बाद सुपरवाइजर से मिल रहे हैं और वहाँ रजिस्टर पे साइन कर रहे हैं, तो वो भी काउंट होगा ना? हाँ वो तो आपके सुपरवाइजर देखेगा ना। जैसे यहाँ क्लास में अभी हम इसके बाद हम सुपरवाइजर से मिल रहे हैं और रजिस्टर पे साइन कर रहे हैं, तो वो भी काउंट होगा क्या? इसके बाद कब मिलेंगे आप? 5 बजे के बाद में? हाँ मैडम 5 बजे मिल जाते, 4:30 खत्म हो जाती क्लास, तो 4 बजे अच्छा, उसके बाद मिलते हैं हम। हाँ तो वो आपके सुपरवाइजर, देखिए ये डिसीजन आपके सुपरवाइजर का है ना। ठीक है मैडम। सॉरी मैम, एक्सक्यूज मी मैम। हाँ मैम मैं कह रहा था कि थोड़ा सा कंफ्यूजन ये क्रिएट हो रहा है बच्चों के माइंड में कि इस 1 महीने 30 डेज की क्लास प्लस 5 महीने की क्लास का मिला के 75% हो जाएगा क्या, या नहीं सिर्फ नहीं, मैंने अभी बोला हाँ। बोला कि ये जो क्लासेस चलेंगी, ये सेशंस, इसकी 75% सेपरेट चाहिए, अलग से चाहिए? हाँ अभी बोला था मैंने ये चीज, ठीक है। और जो आपके सुपरवाइजर के वहाँ आप जा रहे हैं, वो 75% अलग चाहिए। दोनों अलग अलग है, हाँ कंबाइंड नहीं है, ठीक है। थैंक यू मैम। हाँ ये क्लास तो एक्सक्लूसिवली 75% हाँ, अटेंडेंस ये तो चाहिए। एक्सक्लूसिवली, ये तो रिकॉर्ड हो रहा है आपका बच्चे, है ना। और वहां से सुपरवाइजर भेजेगा सर्टिफिकेट। ये सर्टिफिकेट जो होगा ये रिसर्च सेक्शन देगा, मतलब काउंट करेगा, और वहां से सर्टिफिकेट आपके सुपरवाइजर से लेंगे हम। ये तो हमारे पास रहेगा ही सही। जी मैडम। ये अटेंडेंस तो सॉफ्टवेयर अटेंडेंस ले रहा है, तो ये इसमें कुछ भी नहीं हो सकेगा। आप लोग 75% अटेंडेंस मैंडेटरी है इसमें। अभी भी सिर्फ 222 लोग जुड़े हुए हैं विपुल जी। गुड मॉर्निंग मैम, एक क्वेरी थी। हाँ मैडम, तो फिर ये सफर करेंगे मैडम।
हाँ हाँ, बोलिए क्या क्वेरी है कुलदीप आपकी? मैम लेट एडमिशन वालों के लिए बता दीजिए एक बार, एडमिशन का वो अटेंडेंस का क्या होगा? कल बताया था, कल भी आपने सेम क्वेरी की थी। आपका नहीं 10 मैम, सेम नहीं फरवरी, थी। अटेंडेंस का बता दीजिए एक बार। हाँ अटेंडेंस की क्वेरी आपने कल भी की थी कि आपका 10 फरवरी से शुरू हुआ है, आपने अभी एडमिशन लिया होगा, आपका सुपरवाइजर चेंज का कोई केस रहा होगा ना, तो आपका 10 फरवरी से शुरू हो गया है कोर्स वर्क का अटेंडेंस, ठीक है? तब से उसी दिन से काउंट होगा, ठीक। भाई तो आप कुलदीप जो हमारी क्लासेस है वो 75% आप अटेंड करेंगे, कल से क्लासेस शुरू हुई है, ठीक है। और आपका जो कोर्स वर्क का टेन्योर है वो 10 तारीख से माना जाएगा, जिस दिन आपने शुरू करा ना कोर्स वर्क, जिस दिन आपने एडमिशन लिया ना सेंटर पे, जी सर, उस दिन से आपका 6 महीने का कोर्स वर्क शुरू होगा। 1 महीने हमारे यहाँ रहोगे, अब आगे एक सेमेस्टर रहेगा, जिस भी दिन एग्जाम होगा उसके एक दिन पहले तक जो भी मैक्सिमम दिन है और जितनी आपकी अटेंडेंस है उसका 75% निकाला जाएगा। ओके मैम, ओके, थैंक यू मैम। ठीक है मैडम, वो तो इसका अब इन्होंने लेट एडमिशन लिया ना मैडम, तो इनको तो बाद में काउंट करना पड़ेगा। हाँ, पर एग्जाम तो एक साथ ही होगा ना। गुड मॉर्निंग मैम, मेरी नहीं, क्वेरी है। एग्जाम साथ में होगा, पर इनका वो जो सुपरवाइजर के पास में जो कोर्स वर्क है वो 10 और इनका बढ़ जाएगा। हाँ हाँ, बोलिए क्या क्वेरी है आपकी? मैम, जैसा आपने बताया कि जिस दिन हमने डॉक्यूमेंट सबमिट करवाए थे दिसंबर में, तब से हमारा कोर्स वर्क स्टार्ट हो गया है, तो तब से जो हमारी अटेंडेंस है वो भी काउंट होगी क्या? मतलब इससे पहले तो हम कुछ कर होगी नहीं ना। रहे थे ना। आपको समझ नहीं आ रहा है, बार बार बोल रहे हैं कि कोर्स वर्क शुरू हो गया है तो अटेंडेंस तो शुरू हो गई ना। एक्सक्यूज मी मैम, हाँ, लेकिन जैसे हमने क्लास अटेंड करना तो कल से ही शुरू किया है ना। अरे फिर आप कंफ्यूज कर रही हैं, ये ड्यूरेशन तो कोर्स वर्क का चल रहा है, ये क्लासेस फॉर्मली एक्सक्लूसिवली आपका सिलेबस कंप्लीट करवाने के लिए लगाई जा रही हैं। ओके मैम। अभी मैडम की जो क्लास हुई है वो यूट्यूब पे हम वापस डालेंगे, आप प्लीज वापस उसको देखिएगा। एक्सक्यूज मी मैम, पर 60% का एग्जाम होगा। हाँ बोलिए, कौन बोल रहा है? जी मैं वसीम अहमद बोल रहा हूँ मैम, हिस्ट्री बोलें। सब्जेक्ट से। मैम एक्चुअली मैं हिस्ट्री सब्जेक्ट से JRF हूँ और JDB कॉलेज में एनरोल्ड हूँ। तो मैम मैंने जो स्कॉलरशिप के लिए इसका जो फॉर्म वगैरह फिल किया, तो उसमें मैम ऑप्शन आ रहा है कि मुझे अपना रिसर्च का टॉपिक फिल करना है। तो मैम ये DRC वगैरह के पहले में जो रिसर्च का टॉपिक है जो अप्रूव नहीं हुआ है अभी बोर्ड से, वो फिल कर सकता हूँ क्या? कैसे करेंगे आप? उसमें है ऑप्शन की बाद में अपडेट कर सकते हैं आप। नहीं मैम, वो नहीं आ रहा, इसी वजह से कंफ्यूजन काफी क्रिएट हो रही है। इवन मैम उसमें मैं जो मतलब कुछ जगह जैसे मैं गाइड की जो मेरी डिटेल है वो भी अपलोड करता हूँ, PDF फाइल भी अपलोड करता हूँ, तो उसमें काफी इश्यूज आ रहे हैं। तो गाइड तो आपको अलॉट हो गया है ना? जी मैम हो गए, बट उनका जो एकेडमिक रिकॉर्ड मुझे अपलोड करना था वो भी इनिशियली अपलोड नहीं हुआ है। मैं आज इसको दोबारा ट्राई करूंगा, जो नोडल ऑफिसर है। दिस इज नॉट द एरिया ऑफ रिसर्च सेक्शन, ठीक है? वो मैम आपके यहाँ स्कॉलरशिप का विभाग होगा ना, उनसे बात कीजिए। बट मैम टॉपिक रिगार्डिंग अगर आप बताएं कि मैं सुपरवाइजर से बात कीजिए आप। अच्छा, विदाउट DRC अप्रूवल में अपलोड कर सकता हूँ ना मैम टॉपिक? वो तो अब DRC करेगी ना अप्रूव। तो नहीं मैम, जैसे मुझे स्कॉलरशिप पोर्टल पे अपना टॉपिक डालना है, तो मैम मैं अभी तो अप्रूवल हुआ ही नहीं है ना, इसीलिए मैं आपसे पूछ रहा मत था। डालिए, आप थोड़ा सा वेट कीजिए। तो आप टेंटेटिव लिख दीजिए टॉपिक, आफ्टर सब्जेक्ट टू आफ्टर अप्रूवल ऑफ DRC कर दीजिएगा। ब्रैकेट में लिख दीजिए आप। ओके सर, जी सर, थैंक यू वेरी मच। राहुल हंसराज, इनके वीडियो ऑन नहीं है। विपुल जी मैम जी, हेलो, हाँ यस मैम। मैम एक क्यूरी थी। हाँ बोलिए। हाँ बोलिए। रेफरेंस बुक मिलती है क्या मार्केट में कोर्स वर्क वाली? क्या रेफरेंस बुक मिलती है क्या? रेफरेंस बुक मैम बुक्स वगैरह लेवल चेक करना है। जो भी सिलेबस कवर बुक्स है, होगा ना यहाँ पर, बुक्स सभी यूनिट जो है कोर्स वर्क की जो यूनिट है इसमें
ये डिफरेंट डिफरेंट एक पूरा जो सिलेबस है वो किसी एक किताब में नहीं मिलेगा। रिसर्च मेथोडोलॉजी की अलग अलग किताब अलग आएगी, मिलेगा। स्टेट्स की यूनिट अलग 5 है किताब जैसे वो आएगी, इंग्लिश की बुक्स कंप्यूटर में साइंस की अलग मिलेगी, किताब है ना, आएगी। सबकी बुक्स सर अलग अलग हैं। और मैम अभी जो आपके प्रीवियस पर अगर आप इस एक्सपर्ट्स यहाँ कोर्स पर वर्क को सिलेबस, जो भी अगर आप इस एक्सपर्ट कोर्स वर्क सिलेबस को सही कवर तरीके से करेंगे करेंगे तो फिर उनसे आप रेफरेंस बुक्स पूछ सकते हैं कि वो टॉपिक किस बुक से पढ़ना है आपको, ठीक है, और वो बताएंगे भी सही आपको कि कौन सा प्रीवियस टॉपिक ईयर कहाँ से क्वेश्चंस रेफर किया है, तो आप उसको एक्सप्लोर कर ले उस रेफरेंस को फिर। थैंक यू मैम। मैम एक और बात थी, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन मिल सकते हैं क्या मैं कहीं से? नहीं, ओके मैम। मैम ये जो पेपर होगा ये ऑब्जेक्टिव टाइप होगा या डिस्क्रिप्टिव? कुलदीप आप आंसर कीजिए। रिटर्न होगा, रिटर्न लिखना पड़ेगा। मैम डिस्क्रिप्टिव होगा, ऑब्जेक्टिव नहीं है। सब्जेक्टिव होगा। मैम जो ये रिटर्न एग्जाम होगा जो उसका मीडियम क्या रहेगा, हिंदी मीडियम में लिखना पड़ेगा या इंग्लिश मीडियम में लिखना पड़ेगा? दोनों मीडियम होंगे। आपका सब्जेक्ट क्या है? मैम केमिस्ट्री सब्जेक्ट है। केमिस्ट्री है तो अंग्रेजी में लिख देना भैया। जी मैम। और जो मैम ये सिनॉप्सिस जमा होंगे ना मैम, तो वो डीआरसी एसआरसी के सामने प्रेजेंट करना होगा या फाइल जो अपना जो भी टाइप कर रहे हैं वो जमा ही होगी केवल वहाँ पे? प्रेजेंटेशन होगा। ठीक है मैम। क्वेरी है, बोलो। मैम जैसे नेटवर्क इशू के कारण वापस क्लास छोड़ के रिज्वाइन करना पड़ा है, तो पहले वाला जो ज्वाइन किया हुआ है वो रहेगा ना इस पे ऐप पे? हाँ रहेगा ना। नेटवर्क इशू जो है वो आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। नेटवर्क इशू यूनिवर्सिटी की रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है। आप ऐसे एरिया में बैठे जहाँ पे नेट पूरा आता हो। हाँ सर, लेकिन फिर भी ये कोर्स वर्क ऑनलाइन केवल आप लोगों के सुविधा के लिए करा गया सुविधा है कि को आप ध्यान में लोगों को रखा है। यूनिटी में यहाँ हाँ पे नहीं आना पड़े। आप लोगों की सुविधा को देखते हुए हमने ये करा है। अब आप लोग प्लीज इसमें ये इस तरीके के अगर आप क्वेश्चंस करेंगे तो हम ये कोर्स वर्क ऑनलाइन नहीं करके ऑफलाइन स्टार्ट कर देंगे। नहीं विपुल जी, मुझे ऐसा लग रहा है, देखिए 11:30 होने को हैं, 1 घंटा हो गया है, अभी 228 कैंडिडेट्स हैं और उसमें भी अभी ज्वाइन किए हैं। रिपीटेड क्वेश्चंस कर रहे हैं, जिन बातों पर चर्चा हो चुकी है उनके भी क्वेश्चंस आ रहे हैं, ठीक है। हाँ मैडम, वो तो सॉफ्टवेयर अटेंडेंस ले रहा है, वो तो 75%। अगर इनकी अटेंडेंस नहीं होगी तो इनको फिर एग्जाम में इट शोज दे आर नॉट एट ऑल सिंसियर। तो मुझे ऐसा लग रहा है इस बार कोर्स वर्क में 75% अटेंडेंस के कारण बहुत लोगों को रोकना पड़ेगा अपने को। चलिए आगे बढ़े हम लोग। यस मैम। कोर्स वर्क की बात हो गई बेटा, है ना। अब आती बात, कोर्स वर्क का एग्जाम हो जाता है तो आपको सिनॉप्सिस सबमिट करनी पड़ेगी, है ना। एक फॉर्मेट आपको दिया जाएगा सिनॉप्सिस बनाने के लिए, उसी फॉर्मेट में सिनॉप्सिस सबमिट करनी है आपको, और उसका प्लेगरिज्म चेकिंग भी करनी पड़ेगी, वो सर्टिफिकेट भी सबमिट करना है आपको। जब सिनॉप्सिस सबमिट होगी तो आपकी सब्जेक्ट रिसर्च कमेटी और डिपार्टमेंटल रिसर्च कमेटी बैठेगी और उसी समय पर अगर किसी को नीड है कि मुझे इसमें को सुपरवाइजर भी चाहिए और जो आपका सुपरवाइजर है वो ये फील करता है कि हाँ इसमें को सुपरवाइजर रख सकते हैं, तो उसका अप्रूवल भी सेम एसआरसी और डीआरसी में हो जाता है। एसआरसी डीआरसी के जो भी मिनट्स हैं वो रिसर्च बोर्ड में रखे जाते हैं, ठीक है। और एसआरसी डीआरसी का रिजल्ट क्या होता है कि या तो अप्रूव हो जाती है सिनॉप्सिस या उसमें रिवीजन बताए जाते हैं। अगर आपकी माइनर रिवीजन्स हैं तो वो सुपरवाइजर की कंसर्न पर अप्रूव मानी जाती है। मेजर रिवीजन्स हैं, रिजेक्शन है, तो फिर वो आपका वापस से एसआरसी डीआरसी में जाएगी और फिर बाद में चेक होगी, मतलब इवेल्युएशन होगा, उसका एग्जामिन होगी और फिर वापस से ये 3 स्टेट में आ सकती है, ठीक है। अप्रूवल के बाद में आपका प्रोविजनल रजिस्ट्रेशन हो जाता है। फिर रिसर्च वर्क एट योर रिसर्च सेंटर,
जो कि अभी हम बार बार बात कर रहे हैं कि जिस दिन से आपने एडमिशन लिया, चाहे वो 15 दिसंबर की बात हो, चाहे 10 फरवरी की बात हो, आपको रिसर्च सुपरवाइजर अलॉट हो गया, आपने एडमिशन ले लिया है, रिसर्च सेंटर पर आपका कोर्स वर्क स्टार्ट हो गया है। ठीक है, जो रिसर्च सेंटर पर कोर्स वर्क कर रहे हैं आप, उसमें क्या क्या काम कर रहे हैं? मॉनिटरिंग ऑफ रिसर्च वर्क, मैंडेटरी सबमिशन ऑफ प्रोग्रेस रिपोर्ट हाफ ईयरली along with presentation at research center। फिर पब्लिकेशंस, रिसर्च पेपर्स के कॉन्फ्रेंसेस में पब्लिकेशंस कर रहे हैं, यू आर प्रेजेंटिंग सेमिनार और यू आर टेकिंग पार्टिसिपेट इन द सेमिनार, सिंपोजिया एंड थीसिस सबमिशन। ये सारा काम आपका रिसर्च सेंटर पर होता है। इज इट क्लियर टू ऑल ऑफ यू? यस मैम। Yes, ma'am. Yes, ma'am. Yes, ma'am. Yes, Yes, ma'am. yes, ma'am. कोई कंफ्यूजन नहीं Yes, है ना ma'am. इसमें? ओके No, मैम, ma'am. No, ma'am. ये आपको समझ में आ रहा है ना? दो तरह से आपका कोर्स वर्क का काम चल रहा है। एक आपका रिसर्च सेंटर पे चल रहा है और जो सिलेबस है उसकी क्लासेस आपकी कल से यहाँ पर लगवाई गई है। ठीक है, ये दोनों ही कोर्स वर्क के काम है। मैडम एक देन ड्यूरेशन हमने डिस्कस किया, मिनिमम पीरियड 3 इयर्स है इंक्लूडिंग कोर्स वर्क, मैक्सिमम पीरियड 6 इयर्स है, दैट इज आल्सो इंक्लूडिंग कोर्स वर्क। ओके जी मैम। 3 इयर्स मिनिमम का मतलब है कि आप 3 साल से पहले थीसिस सबमिट नहीं कर सकते हैं। 3 साल में आप थीसिस सबमिट कर दें, दैट इज द बेस्ट सिचुएशन। ठीक है, वो बेस्ट पार्ट है कि आप 3 साल में थीसिस सबमिट कर देते हैं। लेकिन वर्स्ट पार्ट क्या है कि आप चौथा, पांचवा, छठा साल यूज कर रहे हैं, आपका टॉपिक पुराना हो जाता है, आप कोई अपॉर्चुनिटी पहले 3 साल में, चौथे साल में आ गई तो अवेल नहीं कर पाएंगे। ये सारी प्रॉब्लम्स आएंगी अगर आप समय पर नहीं करते हैं। तो ट्राई फॉर द मिनिमम पीरियड, 3 इयर्स में कंप्लीट करें अपनी पीएचडी को। ठीक है, री रजिस्ट्रेशन। मैम एक चीज पूछनी थी आपसे। हाँ पूछिए। मैम ये जो एग्जाम होगा इसका सिलेबस हमें कहाँ से मिल पाएगा? सिलेबस आप अभी आप जो पढ़ रहे हैं ना, ये जो क्लासेस लग रही हैं आपकी, जी, ये सारे टॉपिक सिलेबस के इसमें कवर हो रहे हैं और सिलेबस आपको ग्रुप पे भेज देंगे। विपुल जी आज ग्रुप पे डाल दीजिए इनका सिलेबस। मैम डाला हुआ है, जो टाइम टेबल डाला हुआ है ग्रुप पे डाला हुआ है सिलेबस। डाला हुआ है ना, तो थोड़ा देख लीजिएगा आप, है ना। मैम ये क्यूरियस फिर री रजिस्ट्रेशन की नौबत आती है जब आप अपना मैक्सिमम पीरियड में भी थीसिस सबमिट नहीं कर पाते हैं। ठीक है, तो री रजिस्ट्रेशन पे जाना पड़ता है। री रजिस्ट्रेशन में आपका मेल्स के लिए जो प्रावधान है वो 2 साल का है, ईयर वाइज होगा। पहले 1 साल का होगा एक्सटेंशन, फी सबमिट होगी, फिर दूसरे साल का होगा अगर जरूरत है तो उसमें फी सबमिट होगी। ठीक है, फीमेल्स के लिए 4 साल का, फीमेल्स और डिसेबल्ड कैंडिडेट्स के लिए 4 साल का प्रावधान है पर ईयर करते हुए। ठीक है, 1 साल, 2 साल, 3 साल, 4 साल, ऐसे 1-1 साल का एक्सटेंशन मिलता है। एक साथ 4 साल का, एक साथ 2 साल का आप चाहें तो नहीं मिलेगा। ठीक है, और फीमेल्स के लिए क्या सुविधा है? मैटरनिटी लीव 240 डेज और चाइल्ड केयर लीव ऑफ 240 डेज। ठीक है, अब थीसिस इवैल्यूएशन के स्टेप्स क्या हैं? जैसे ही आपका सुपरवाइजर और आपको ये लगता है कि हाँ अब हमारी थीसिस सबमिट करने की स्थिति में आ गई है, तैयार है, तो आप क्या करेंगे? प्री थीसिस सेमिनार प्रेजेंटेशन आपके रिसर्च सेंटर पर कंडक्ट करवाएंगे। ठीक है, सेमिनार आपका हो जाता है तो जो रिसर्च सेंटर पर डिपार्टमेंटल कमेटी है वो अपनी रिपोर्ट रिसर्च सेक्शन को भेजेगी और आप अपने गाइड के साथ में 4 कॉपीज में आपकी थीसिस की समरी सबमिट करेंगे। ठीक है, फिर थीसिस सबमिशन कर देंगे 1-2 महीने के अंदर। जैसे ही आपका ये प्री थीसिस सेमिनार होता है और सबमिशन ऑफ
समरी आप करते हैं, ये 4 कॉपीज और 1 सॉफ्ट कॉपी में आपकी थीसिस सबमिट होगी। फिर थीसिस आपकी इवैल्यूएशन के लिए 2 एक्सटर्नल एग्जामिनर्स के पास जाती है और 1 सुपरवाइजर के पास जाती है। फिर अगर आपका रिपोर्ट पॉजिटिव आ जाती है इवैल्यूएशन से तो आपका वाइवा कंडक्ट कराया जाता है। वाइवा में आपसे प्रश्न पूछेंगे एक्सटर्नल सुपरवाइजर। अब थीसिस सबमिशन के लिए आपको क्या क्या चीजें चाहिए? आपका एक पेपर रेफर्ड इंटरनेशनल, नेशनल, यूजीसी केयर लिस्टेड जर्नल में पब्लिश होना चाहिए। ठीक है, आ रही है आपको बात समझ में? यस मैम। एक्सक्यूज मैम। यस मैम। ये रिसर्च पेपर जो जर्नल्स आपने पीयर ग्रुप्स का बताया है, इसमें मैम कई बार हम लोग न्यूज़पेपर में पढ़ते हैं कि कुछ पेपर्स जब हम पब्लिश करते हैं तो उनकी मान्यता रद्द हो जाती है कुछ वक्त बाद। तो इस मैं तरह के इसीलिए मैम सुनिए मैं इसीलिए यूजीसी केयर लिस्टेड जर्नल्स की बात कर रही हूँ यहाँ पर। जी, तो मैम जैसे उसमें हम लोगों को पब्लिश कराने में, जैसे मेरे कुछ सीनियर जो स्कॉलर थे, तो कई बार मैम ऐसा होता है, जनरली ये मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस नहीं है बट जो मैंने देखा है कि कहीं ज्यादा प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती है। तो मैम इसमें गाइडेंस कैसी और प्रॉब्लम्स? कि जैसे पेपर पब्लिश नहीं किया जा रहा, प्रायोरिटी बेसिस पे किसी और के पेपर पब्लिश किए जा रहे हैं, वो अप्रूवल लिस्ट में है बट मे बी नेक्स्ट मतलब उसका कोई स्क्रूटनी वगैरह चल रही है, बाद में हमारा पेपर अप्रूव्ड माना जाएगा या नहीं माना जाएगा। इस तरह का सपोर्ट मैम यूनिवर्सिटी से रहेगा या फिर गाइड की तरफ से रहेगा हमको? गाइड आप टाइमली सबमिट करें, देख जी लीजिए कोई पर्टिकुलर जर्नल है, उसका पब्लिकेशन का प्रोसेस का ड्यूरेशन कितना है, 6 महीने है, तो जी आप पहले सबमिट करें। ठीक है, ठीक है मैम। ओके। 2 पेपर्स आपको नेशनल इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंसेस में प्रेजेंट किए हुए होने चाहिए। ठीक है, ठीक है मैम। और प्लेगरिज्म चेक रिपोर्ट एज पर यूजीसी रूल्स होती है। 10% तक का प्लेगरिज्म मान्य है, इससे ज्यादा का नहीं। ओके मैम। इस बात का ध्यान रखिए, ये पूरा आपका थीसिस इवैल्यूएशन प्रोसेस है। ठीक है मैम एक लास्ट क्वेरी ये है कि फॉर एग्जांपल जैसे जो हमारा टॉपिक है, तो ठीक है। जैसे उस टॉपिक पे अगर प्रीवियसली किसी ने वर्क किया है या नहीं किया है, तो हम लोग जैसे शोध गंगा पे जाके सर्च कर लेते हैं मैम, की पॉइंट्स डाल के। तो जैसे फॉर एग्जांपल मैम मैंने मेरा पॉइंट डाल के और चेक किया था तो किसी ने कोई वर्क नहीं किया, बट इन फ्यूचर मैम कोई वर्क अगर पाइपलाइन में हो तो फिर उसको कैसे रेक्टिफाई किया जाएगा मैम? वो तो आप नहीं कर सकते, इसीलिए ना ड्यूरेशन जो मिनिमम 3 इयर्स है वो अचीव करें आप। ना मैम मेरे कहने का मतलब है कि शोध मैं गंगा पे समझ तो गई, मैं समझ जी गई। जी आपका कोई पैरेलली अगर कर रहा होगा तो आपको नहीं मालूम चलेगा। यस ठीक है, मैम। और वो आप मुझसे लिटरेचर रिव्यू करते रहते हैं कॉन्टिन्यूअसली। जी 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 मैम, और मुझसे फॉर एग्जांपल वो 1 या 2 साल आगे हों बट उनके थीसिस सबमिट हुए नहीं हो, इस केस में मैं पूछना चाह रहा था मैम। उस केस का तो हम भी क्या बता सकते हैं, बताइए आप। जी जी मैम, वो वही क्वेरी थी मैम, मेरे गाइड ने मुझसे ये क्वेरी की थी कि आपका टॉपिक इस तरह से आप फाइंड आउट कीजिए कि ये इश्यूज रेज ना हो इन फ्यूचर। बिल्कुल, वो तो कहेंगी और आपको पूरे भरसक प्रयत्न करने पड़ेंगे कि जी आपका जो टॉपिक है वो कॉपी पेस्टेड ना ना हो। हो। मैम ठीक है, यूनिवर्सिटी साइड से मैम ऐसा सपोर्ट मिल सकता है कि जैसे लास्ट 5 या 10 ईयर्स में जो पर्टिकुलर सब्जेक्ट्स में जो पीएचडी टॉपिक्स अलॉट हुए हैं या कर रहे हैं, तो हमको पता लग जाए कि भाई ये टॉपिक पे रिसर्च चल रही है या फिर हो चुका है सबमिशन तो भाई शोध गंगा पे पता लग जाता है, बट अगर हाँ। कुछ पाइपलाइन में है तो वो हमको पता लग जाए एटलीस्ट, अगर कोई रीजनल टॉपिक हम लेना चाहते हैं तो। नहीं नहीं है तो अभी तो ये सुविधा नहीं है। ठीक है, ठीक है मैम। ओके। फिर आपका थीसिस इवैल्यूएशन, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। 3 एग्जामिनर्स होते हैं, 2 एक्सटर्नल एग्जामिनर्स होते हैं और 1 इंटरनल एग्जामिनर जो कि आपका सुपरवाइजर होता है। ठीक है, तो अगर आपकी थीसिस की रिपोर्ट एक्सेप्ट आई है तो थीसिस एक्सेप्ट मानी जाएगी। अगर एक्सेप्ट आई है तो भी थीसिस एक्सेप्टेड मानी जाएगी। रिजेक्ट है तो थीसिस रिजेक्ट मानी जाएगी। एक्सेप्ट और रिजेक्ट मेजर रिविजन्स हैं। ठीक है, तो आपका थीसिस 3rd एग्जामिनर को भेजी जाती है। फिर
एक्सेप्ट, रिजेक्ट, रिवाइज है तो भी थीसिस रिजेक्ट मानी जाएगी। थीसिस रिजेक्ट कब कब मानी जा रही है देखिए, 5th, 7th, 8th और 3rd में। रिवाइज रिजेक्ट है तो भी रिजेक्ट मानी जाएगी। अच्छा, दो ने रिवीजन और इसने इंटरनल ने भी रिवीजन दिया तो थीसिस का रिवीजन होगा। ठीक है, पीपीटी शो कर रखी है आपने। फिर रिवीजन अगर किसी ने, एक एग्जामिनर ने कहा है और दो ने रिजेक्शन कहा है तो भी थीसिस रिजेक्ट मानी जाएगी। और दोनों एक्सटर्नल एग्जामिनर्स ने रिवाइज बोला है और इंटरनल एग्जामिनर ने एक्सेप्ट बोला है तो भी थीसिस रिवीजन पर जाएगी। ठीक है, और ओके मैम। जब इवैल्यूएशन की रिपोर्ट आ जाती है, तीनों एग्जामिनर्स की रिपोर्ट पॉजिटिव आती है, वो ये रिकमेंड करते हैं कि हाँ थीसिस अच्छी है और इसका वाइवा करवाया जाए, तो एक्सटर्नल एग्जामिनर की उपस्थिति में सुपरवाइजर के साथ में ओपन वाइवा स्टूडेंट का होता है। ठीक है, ओके मैम। यस मैम। रिसर्च एथिकल कमेटी, आपका अगर प्लेगरिज्म वायलेशंस हुए हैं, किसी के सुपरवाइजर के साथ कोई डिस्प्यूट चल रहा है, ठीक है, रिसर्च सेंटर पर कोई डिस्प्यूट चल रहा है, ऑल डिस्प्यूट विद एनी स्टेक होल्डर्स, कोई भी प्रकार का डिस्प्यूट है, तो वो मैटर कहाँ जाएगा? रिसर्च एथिकल कमेटी में जाएगा। ठीक है, दूसरी चीज प्लेगरिज्म होगा आपके सॉफ्टवेयर से ड्रिल बिट, इसके ऊपर भी एक सेशन होगा आपका, कैसे प्लेगरिज्म चेक करते हैं हम। ठीक है, किसी को पीपीटी शो हो रही है क्या? एक्सक्यूज मी मैम, आपने पीपीटी शो नहीं हो रही है। पीपीटी शो नहीं हो रही है मैम। नहीं मैम, किसी को भी शो नहीं हो रही है? नहीं हो रही मैम। नो मैम। नो मैम, नो मैम, पीपीटी शो नॉट श्योर। नहीं हो रही है, नहीं हो रही है। नो मैम, नहीं हो रही, नहीं हो रही है। लेट मी चेक। मुझे एक बार चेक कर लेने दीजिए, मैंने वापस ऑफ किया है, इसे वापस चालू कर दिया। शो हो रही है? नो मैम, नो मैम। अभी नो मैम। नो मैम। शो हो रही है। यस यस मैम, शो हो रही है। हो रही है मैम हो रही है मैम, शो हो रही है। ये शो यस मैम। हाँ यस मैम हो रही है। नाउ इट इज यस मैम हो रही है। ये हो गया रिसर्च एथिकल कमेटी के बारे में। फिर आप जो भी हमारे रिसर्च के ऑर्डिनेंसेस हैं यूनिवर्सिटी के, वहां आपको डिटेल में अगर पढ़ने हैं, देखिए हमने बहुत मेन पॉइंट्स तो आज इस सेशन में डिस्कस किए हैं, लेकिन फिर भी किसी को माइन्यूटली और पढ़ने हैं तो आप हमारी जो यूनिवर्सिटी की वेबसाइट है www.uok.ac.in, वहां जाएं, फिर रिसर्च सेक्शन पर क्लिक करें, रिसर्च सेक्शन में नोटिफिकेशन सेक्शन पर क्लिक करें तो वहां पीडीएफ फाइल मिलेगी। ठीक है, उस पीडीएफ फाइल पर आप क्लिक करते हैं तो आपको खुल करके आएगा ये ऑर्डिनेंसेस, दिखाई दे रहा है आपको? यस मैम। यस मैम, ओपन हो रहा है मैडम। यस मैम। यस मैम, ओपन। पीडीएफ फाइल ओपन हो गई। ठीक है, इज इट ओके?
ये 28 पेजेस की हमारे रूल्स इसमें सारे ऑर्डिनेंसेस में लिखे हुए हैं, आप आराम से पढ़ करके देख सकते हैं। ठीक है, यस मैम। इसे क्लोज कर दूं मैं? यस जी मैम। मैम। मैम किसी के बैकग्राउंड से शोर आ रहा है। अरे BFX से लिखना चालू हो गया क्या? क्या बोल रहे हैं? उसके साथ रसीद जमा कराओगे ना? पीछे से बहुत आवाज आ रही है आपकी। स्लाइड दिखाई दे रही है आपको? नो मैम। नो मैम। ब्लैंक आ रहा है। यस मैम। यस मैम। नाउ इट इज विजिबल। दिखाई इज विजिबल। नाउ विजिबल मैम। ठीक है, अब जब आपका वाइवा भी हो गया है सक्सेसफुली, तो आपको डिग्री अवार्ड हो जाती है। 7 दिन में आपको प्रोविजनल सर्टिफिकेट मिल जाता है, और जब भी कन्वोकेशन होता है, कन्वोकेशन में डिग्री मिल जाती है। ठीक है, और पैरेलली आपकी जो थीसिस है वो इनफ्लिपनेट पर शोध गंगा पर अपलोड होने के लिए सबमिट हो जाती है, और आप क्या बन जाते हैं? यूनिवर्सिटी और रिसर्च सेंटर के एलुमनाई बन जाते हैं। ओके मैम। ओके मैम। बताइए, ये इतनी लंबी जर्नी है जो कि आपको 3 साल में कंप्लीट करनी है। ओके, तो इस तरह से यूनिवर्सिटी और आपका रिसर्च सेंटर और आप शोधार्थी मिलकर के हम काम करते हैं। कुछ सूचना आप हमसे लेते हैं, आप रिसर्च सेंटर से लेते हैं, और यूजफुल रिसर्च आउटकम्स आपके सुपरवाइजर के साथ रिसर्च थीसिस बना करके प्रोड्यूस करते हैं। कल जैसा कि वीसी मैम ने भी कहा था कि आप अपना थीसिस का जो एरिया है, टाइटल है, वो सोशल बेनिफिट में रखें, समाज हित में उपयोगी जो काम है, ऐसा शोध कार्य आप करें। देखिए, शोध कार्य करना है तो कोई आपको ऐसा तो है नहीं कि ऐसा 3 साल में आप शोध कार्य कर लेंगे कि भाई हमें तो भाई नासा से अवार्ड ही मिलना है। इसीलिए तो समय लगेगा, और वो भी आप करते हैं तो बहुत ही अच्छा है, लेकिन छोटा छोटा काम भी ऐसा जो समाज में उपयोगी हो, समाज के किसी भी सेक्टर को सहायता प्रदान करता हो, इस तरह का काम आप करें। जी मैम। एरिया में, चाहे वो हिंदी हो, इंग्लिश हो, साइंस में कंप्यूटर साइंस हो, फिजिक्स, केमिस्ट्री, वाइल्ड लाइफ, बायोटेक, व्हाटएवर, कोई सा भी साइंस का स्ट्रीम हो, इस तरह से आप एरिया लें, और बहुत आराम से ले सकते हैं। हिंदी का विद्यार्थी भी ले सकता है तो संस्कृत का भी ले सकता है। और मैं आपको एक चीज और यहाँ कहना चाहूंगी कि अभी इंटरडिसिप्लिनरी रिसर्च का टाइम है। ठीक है, इंटरडिसिप्लिनरी रिसर्च आप करें, इसको प्रमोट करें। आप कोई संस्कृत के विद्यार्थी हैं और आपको लगता है कि हम आईटी के क्षेत्र में संस्कृत का ये योगदान दे सकते हैं, तो आप जरूर पहल करें उसकी। ठीक है जी मैम। वो करें। बॉटनी का विद्यार्थी है, वो अगर किसी के साथ मिलकर कुछ कर सकता है तो इस तरह का काम करें, वो एक यूनिक काम होगा और समाज में कुछ समस्याओं के समाधान में सपोर्ट करेगा। ठीक है, और भी आपकी कोई क्वेरीज हैं तो आप पूछ सकते हैं। विपुल जी, एनीथिंग एल्स फॉर द डिस्कशन?
विपुल जी, कुछ और टॉप पॉइंट्स आपको लगता है जो हमें यहाँ पर डिस्कस करने चाहिए? हेलो मैडम, हाँ, पूरा हो पूछिए। गया है मैडम। अब धीरे पूरा? धीरे जब कोर्स में चलेगा ना मैडम, तब हाँ, पूरा हाँ, धीरे धीरे इनका पूरा सिनेरियो पूरा कंप्लीट हो बिल्कुल जाएगा। क्लियर हो जाएगा, बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। लेकिन जो जो सबसे क्वेश्चन जो इनके दिमाग में है ना, वो सारे के सारे हाँ, धीरे धीरे खत्म हो जाएंगे। ऑब्वियस है, बट ऑब्वियस कई सारी क्वेरीज होती हैं। अभी इन्होंने एडमिशन लिया है तो बहुत सी क्वेरीज होती हैं, वो रह करके इनके दिमाग में आती हैं। बस तो आप लोगों से यही रिक्वेस्ट है कि आप लोग ये कोर्स बहुत बहुत कॉन्सेंट्रेटली और बहुत सीरियसली इसको अटेंड करें। इस कोर्स वर्क में आपको सीखी 1 महीने में सारा सीख जाएंगे आप। देखिए, जब आपको यहाँ पर बताया जाएगा ना कैसे लिटरेचर रिव्यू करना है, और साथ ही आपके सुपरवाइजर से भी आपने इतने टाइम में चर्चा की होगी, और यहाँ आपको बताएंगे कि फॉर्मुलेशन ऑफ प्रॉब्लम कैसे आप लें, आइडिया कैसे निकालें, तो आपको एक पुश मिलेगा। आप ये नहीं सोचें कि ये क्लासेस हो रही हैं तो आपका टाइम खराब हो रहा है। बहुत ही इसको सीरियसली लें, उससे आपकी बहुत लर्निंग होगी और आपको लगेगा कि 1 मंथ में आप कहाँ से कहाँ पहुंच गए हैं। अगर आप जो भी सीरियसली लेगा वो इस चीज को फील करेगा। मतलब मैं आपको इस बात को शर्त के साथ लिख करके दे सकती हूँ। जी मैम। तो सीरियसली लिया वो महसूस करेगा कि मैं 14 फरवरी को कहाँ था और 16 मार्च को कहाँ पे खड़ी हूँ नॉलेज वाइज, और आपके जो रिसर्च है, सिनॉप्सिस प्रिपरेशन है, उसमें कितना ज्यादा आपको सपोर्ट इसने प्रोवाइड किया है इन क्लासेस। मैम एक रिक्वेस्ट है, अपने जो भी लंच टाइम जो होगा उस दौरान सेशन हम मतलब उसको बंद कर सकते हैं, पुनः रिज्वाइन करेंगे, चालू रखना है? बिल्कुल, आप ऑफ कीजिए पर ऑन टाइम सेशन को ज्वाइन कीजिए। हाँ, 1 बजे। बिल्कुल 1 बजे होगा। 1 बजे जो सेशन होगा वो साइंस और नॉन साइंस दोनों का अलग अलग है। साइंस मतलब ये है कि जो साइंस फैकल्टी के स्टूडेंट्स जो हैं वो केवल वो साइंस वाली क्लास ज्वाइन करेंगे, उसका लिंक अलग है। और नॉन साइंस मतलब कॉमर्स, आर्ट्स, सोशल साइंसेज, तो सर एजुकेशन, वो लिंक कहाँ है सर? दोनों लिंक आपको व्हाट्सएप ग्रुप पे भेज दिए। ठीक है सर, और बहुत ध्यान से ओपन कीजिए। साइंस वाले सिर्फ साइंस का ही ओपन कीजिएगा, ऐसा नहीं कि साइंस में आप आर्ट्स वाला बच्चा ओपन करके बैठ गया है और आधी रामायण हो गई, उसके बाद पता चल रहा है कि अरे समझ में कुछ नहीं आ रहा है, क्या चल रहा है। ठीक है, बी अवेयर। मैडम थैंक यू मैडम। मैम एक क्यूरियोसिटी मेरी, बोलो। मैम जैसे कोई सेमिनार अटेंड करता है अपन को उसमें एब्स्ट्रैक्ट लिख के लेना पड़ता है, तो मैडम एब्स्ट्रैक्ट जो अपने जो टॉपिक लेंगे उससे रिलेटेड होना चाहिए, किसी भी टॉपिक पर अपन लिख के ले जा सकते हैं? बोलो, बिल्कुल सुनाई नहीं दे रहा है। मैडम एब्स्ट्रैक्ट जो अपन लिख के ले जाते हैं कोई भी सेमिनार अटेंड आपका करते हैं, वीडियो नहीं दिख रहा है ओम मीना। हाँ मैम। आप कौन बोल रहे हैं? हाँ मैम, ओम प्रकाश मीना। जी सर। ओम प्रकाश जी, ये कोर्स वर्क अटेंड तो करो आप। आपको एक एक चीज जो आपको जो प्रॉब्लम दिख रही है ना आपको, उसका एक एक घंटे लोग बाग सॉल्यूशन बनाएंगे। जी सर, मैं सुन रहा हूँ सर, कल से अटेंड कर रहा हूँ सेशन। ठीक है ना। अपन ये बात जो आपको जितने भी प्रश्न आ रहे हैं ना वो 16 मार्च को आएंगे, 16 मार्च को आपको होगा। ठीक है, और सिनॉप्सिस बनाने में भी टाइम है। नहीं सर, वो जैसे सेमिनार को ये अटेंड पेपर राइटिंग और ये सब सिखाएंगे। आप एक बार आपका हमने जो आपको व्हाट्सएप पे शेयर किया है टाइम टेबल शेड्यूल, इसमें टॉपिक देखिए आप। जी जी, इसमें टॉपिक देखिए, एक एक चीज हम एक चीज सेलेक्ट करके लेके आए हैं जो आपको पीएचडी के दौरान जिन जिन चीजों की जरूरत पड़ेगी, सारी चीजें हैं। जी सर, थैंक यू सर। सर साइंस और नॉन साइंस का लिंक अभी ग्रुप में नहीं मिला है। पूरा 1 महीना। जी सर, ठीक है, ओके सर, थैंक यू सर। मैम एक बात पूछ रही थी कि आपने बोला रिसर्च ऑर्डिनेंस के नाम से जो पीडीएफ है
वो मैम वो तो पेज नॉट फाउंड आ रहा है, मैंने अभी क्लिक करके देखा, तो वो किस अब ऑप्शन मैंने में अभी मिलेगा? अभी मैंने खोल के दिखाया ना आपको, लाइव खोल के दिखाया था। हाँ लेकिन मैम वो उसमें जैसे मैंने फोन से नहीं किया ओपन, मैंने रिसर्च पोर्टल पे जाके किया, तो उसमें रिसर्च ऑर्डिनेंस के नाम से है क्या मैम वो रिसर्च वो पोर्टल? कभी कभी पोर्टल में कोई प्रॉब्लम आ जाती है, वो खुल जाएगा। ओके ओके सर। नहीं अभी जस्ट खुला है, मैंने खोल के दिखाया इन लोगों को। हाँ वो कभी कभी पोर्टल पे प्रॉब्लम आ जाती है, वो नेट इशू होगा कोई। यूओके रिसर्च ऑर्डिनेंस इन द लाइट ऑफ यूजीसी रेगुलेशन 2022.pdf। जी बहुत नाना मिलती है भाई जी। मैम इसका लिंक ग्रुप में मिल जाएगा क्या अगर? हम भेज देंगे। थोड़ी सी तो मशक्कत ओके कीजिए, सर, थैंक आप यूनिवर्सिटी की वेबसाइट पर जाइए, आप रिसर्च कर रहे हैं, कोई यूजी के मैम कैंडिडेट तो है नहीं। मैंने उसी में देखा है मैम, मैं फोन में ही देख रही हूँ। इतनी जल्दी इम्पेशंस नहीं हुई है आप सुरभि जी, थोड़ा सा पेशेंस रखिए, ओपन कीजिए, एक बार नहीं हो रहा। रिसर्च में पेशेंस की भी बहुत ज्यादा जरूरत है, ठीक है? जी मैम जी मैम जी इसमें आपका पेशेंस का ही जजमेंट होता है कि कितना पेशेंस है आप में। ये बस अभी मैडम का जो ये लेक्चर हुआ है, ये हम वापस से आपको उसका लिंक यूट्यूब चैनल का लिंक भेज देंगे। जो मैडम ने बताया है वही ऑर्डिनेंस में लिखा हुआ है, और मैडम ने बिल्कुल स्पष्ट रूप से सारी की सारी चीजें क्लियर कर दी हैं। तो आपको, मेरे को लगता नहीं है कि मैडम का ये प्रेजेंटेशन सुनने के बाद में कोई प्रॉब्लम होगी। एक बार हम वापस यूट्यूब चैनल पर डाल देंगे। जी 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 सर। यस सर। ठीक है, फिर भी कोई भी क्वेरी है आप कभी भी आके संपर्क करें, कोई दिक्कत नहीं है। एक मैडम ये प्री थीसिस सेमिनार जो है उसके विषय में थोड़ा सा आप और बताएं। क्या चीज? प्री थीसिस सेमिनार जो होगी ना, उसमें 4 कॉपी आप बता रहे हैं कि कुछ एक्सटर्नल और इंटरनल का। अभी थीसिस तो बनाइए आप पहले। जी आपने अभी डिस्कस किया था ना, डिस्कस किया है ना, तो जब आपकी थीसिस बिल्कुल तैयार हो जाएगी ना, तो आपका पहले रिसर्च सेंटर पर प्रेजेंटेशन होगा, ठीक है, उस थीसिस का, और उसके बाद में 4 कॉपीज में वो थीसिस सबमिट होगी। पहले उसकी समरी सबमिट होगी और उसके बाद में 4 कॉपीज हार्ड बाउंड सबमिट होगी। सर एक बार सिलेबस का भी डाल देना वापस। और मैडम ये पेपर प्रेजेंटेशन का ये अपनी थीसिस से रिलेटेड होना चाहिए या आप बताइए कैसा होना चाहिए? ये पेपर उससे सब उसी से रिलेटेड होना चाहिए या मेरे हिसाब से? बिल्कुल बिल्कुल जी, थैंक यू। और फिर भी आपकी कोई क्वेरीज हैं तो बिल्कुल हेजिटेट नहीं करना है, आप रिसर्च सेक्शन में आके कभी भी पूछ सकते हैं, ठीक है? जी बिल्कुल, थैंक यू। कोई दिक्कत नहीं है। और आपके सुपरवाइजर के कांटेक्ट में रहिए, उनके पास भी सारे रूल्स हैं, सारी गाइडलाइंस उन्हें पता है, ठीक है ना? कोई दिक्कत नहीं है, बस रहना है आपको प्रॉम्प्ट। मेन थिंग इज कि आप कितने एनर्जेटिक हैं, एंथुजियाज्म है आप में आपका रिसर्च वर्क कंप्लीट करने के लिए, और कितने रेगुलर हैं, ये चीजें इंपॉर्टेंट है। ऑल द बेस्ट सब लोग। कोर्स वर्क की क्लासेस सिलेबस थैंक यू बहुत अच्छे से अटेंड करेंगे, रेगुलर रहेंगे, थैंक यू है ना? थैंक यू मैडम, नोट करेंगे, यूट्यूब चैनल पर जाकर के बाद में देख लेंगे, देखिए। और फिर होंगी तो आप बिल्कुल भी धमकी मत मानिए, अटेंडेंस जिसकी नहीं होगी उसे एग्जाम से वंचित रहना पड़ेगा, ये आप अब खाना वाना खा रहे मैडम हम भी। हाँ ठीक है, ऑल द बेस्ट। मालूम कब होंगे आपको? From all the participants, सकते हैं क्या? I thank Professor Reena Dagesh ma'am for giving such an thoughtful and insightful lecture on research guidelines of University of Kota. I inform all the students that next class will be at 1 p.m. So please share the link. For non-science student, this link will work.
एंड फॉर साइंस स्टूडेंट अ सेपरेट लिंक विल बी शेयर्ड। साइंस के स्टूडेंट्स के लिए सेपरेट लिंक शेयर कर दिया जाएगा। साइंस के स्टूडेंट्स को उस लिंक से ज्वाइन करना है अगला लेक्चर, सिर्फ 1 बजे से 3 बजे तक वाला। और जो ये लिंक उसमें मेंशन कर नॉन दीजिएगा साइंस ये साइंस स्टूडेंट्स वाले इसी लिंक से ज्वाइन करेंगे वापस। हाँ हाँ, लिंक में मेंशन करेंगे साइंस का कौन सा और नॉन साइंस का कौन सा है, ठीक है। नॉन साइंस वाले इसी लिंक लिंक में से और करेंगे। साइंस वालों के लिए अलग लिंक भेज दिया जाएगा, उसे ज्वाइन करना है उन्हें। ठीक है सर। ठीक है सर। ओके, थैंक यू। ओके थैंक यू सर। थैंक यू मैम। थैंक यू सर। थैंक यू मैम। थैंक यू सर। थैंक यू ऑल ऑफ यू। रोटी खा लो भाई, आओ सभी अब सेशन से आउट हो सकते हैं क्या 1 बजे तक? रिमूव हो जाएगी सर 1 बजे तक क्लास से। हेलो।